हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जी हमारा AS27 किसकी बात करता है जी? वो बात करता है जी हमारे ज्वाइंट वेंचर्स। हमारे जो ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है उसकी बात करता है। जनवरी 26 के आरटीपी या एमटीपी में AS27 का क्वेश्चन देखा गया था। अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 के बाद है, मई है या सितंबर है, उसके बाद है, तो आपके लिए ये एएस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मई वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर इसका क्वेश्चन आपको मई में ना दिखे, चाहे एमसीयू में या डिस्क्रिप्टिव में, तो सितंबर के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। इस वीडियो में हम करेंगे जी हमारे इसके सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस को। अगर आपने पहले कभी AS27 नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पहले कर लिया है तो आप इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हो और इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी जा सकते हो। ये आप लास्ट डे रिवीजन के लिए भी इस वीडियो को रख सकते हो अगर आपको फटाफट से ओवर थ्रू करना है इस एएस को। ठीक है जी। ये जो नोट्स मैं यूज करूंगा, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे पहले हमने AS21 और AS23 की रिवीजन कर ली है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। अभी आप शुरू कर सकते हैं जी। तो ये AS27 किस चीज की बात करता है जी? कहता है ज्वाइंट वेंचर्स की। ज्वाइंट वेंचर्स होते क्या है? देखो, जो आपके AS21 है, AS23 है और 27 है, ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की या अकाउंटिंग की बात करते हैं। जब दो एंटिटीज जो है वो मर्ज होकर, या मर्ज नहीं कह सकते, वो एट द एंड जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाती हैं, तो ये तीन तरह की एंटिटीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकती हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन हो सकता है होल्डिंग सब्सिडरी का, जिसकी हमने बात AS21 में कर ली, या फिर सेकंड आपका रिलेशनशिप हो सकता है इन्वेस्टर एसोसिएट का, जिसकी बात हमने AS23 में कर ली। देन लास्ट आपका रिलेशन हो सकता है वेंचरर एंड ज्वाइंट वेंचर का। ये क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। AS21, 23 एंड 27। अब इन दोनों AS में क्या हो रहा था कि दो कंपनीज थी, वो अपना अलग अलग से फंक्शन कर रही थी। एट द एंड, ईयर एंड में जाके वो लोग अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते थे। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन होता था। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% होल्ड करती है तो 21 लग जाता था। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा बट 50% से कम होल्ड करती थी तो AS23 लग जाता था और इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता था। अब AS27 क्या है और ये कैसे डिफरेंट है? देखो, यहां पर जो हम टर्म यूज करेंगे वो हम बात करेंगे जी वेंचरर की एंड ज्वाइंट वेंचर की। ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, एक शॉप है आपकी, शॉपकीपर ए है और शॉपकीपर बी है। ठीक है। ये दोनों शॉप्स हैं। किस चीज की शॉप्स हैं जी? मेडिसिन की शॉप्स हैं। ये आपकी होम्योपैथिक की मेडिसिन है और ये आपकी फॉर एग्जांपल आयुर्वेदिक की मेडिसिन की शॉप है। ठीक है। दोनों अलग अलग काम करें। अब इन्होंने क्या कहा, एक मेडिकल एग्जीबिशन हो रही है बहुत बड़ी दिल्ली में, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। बट उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं, क्यों ना आप दोनों एक ही स्टॉल लगाएं। अपन शॉप का नाम रख देते हैं शॉप स्टॉल AB। इन्होंने क्या किया, आप कहते हैं अपन ना वहां पे एक ही स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल AB। अब ये भी अपने प्रोडक्ट्स लेके आएगा स्टॉल पे, ये भी अपने प्रोडक्ट्स लेके आएगा, दोनों खर्चा करेंगे आने जाने का, ये सब वहां से जो सामान बिकेगा उसकी इनकम वगैरह सब बांटेंगे, ये सब वगैरह वो करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, जब ये स्टॉल खत्म हो गया तो क्या ये दोनों अपनी दुकानों पर आके बैठ जाएंगे? ये दोनों क्यों इकट्ठे आए? ताकि ये स्टॉल लगा सके AB। क्या A ने B में स्टेक ले लिया या B ने A में स्टेक ले लिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये दोनों एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसके बाद इन्होंने स्टॉल लगा लिया AB के नाम से। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में अब AS27 इसी की बात करता है। ये दोनों को कहा जाता है वेंचरर्स, जो लोग वेंचर में एंटर हो रहे हैं। और ज्वाइंट वेंचर किसको कहा जाएगा? इस स्टॉल AB को ज्वाइंट वेंचर बोल दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, एक जॉइंट कंट्रोल में आ रहे हैं। अब इस स्टॉल AB पे क्या दोनों का कंट्रोल है? क्या दोनों का से है? ऐसा तो नहीं है, सिर्फ A का ही स्टे है। अमेलगामेशन में क्या होता था कि एक कंपनी दूसरे में अमेलगामेट हो जाती थी तो जिसका अपर हैंड होता था वही रहता था। यहां पे तो कुछ नहीं है, देयर इज अ जॉइंट कंट्रोल। AB में दोनों का माना जाएगा, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहला तो मेन डिफरेंस यहीं पर है। अगर मैं AS21 या 23 में बात करूं तो इनमें क्या होता था कि दो कंपनियां थी, वो अपना अलग इंडिपेंडेंटली काम करती थी, किसी से कोई लेना देना नहीं है।
ईयर एंड पे आती थी, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आती थी और कंसोलिडेट हो जाती थी, ऐसा ही होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग क्या डिफरेंट आ रही है आपको? पहले AS 21 23 का क्वेश्चन क्या करते थे, ये बैलेंस शीट दिए, इनको कंसोलिडेट कर लो। यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से ये लोग आए हैं कि भैया अगले महीने अपन स्टॉल लगाना है, चलो अपन एक एंटिटी बना लेते हैं AB। एंटिटी बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, फिर भी एक स्टॉल लगा लेते हैं AB के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोई नई एंटिटी नहीं बनती। यहाँ पे कोई नई एंटिटी तो नहीं ना बनती, दोनों अलग अलग एंटिटीज रहती हैं, अपना काम करती हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, एंटिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। अब जब इन्होंने स्टॉल AB लगाया, हो सकता है ये AB नाम की कोई एंटिटी बना ले, वो 2 महीने वो पीरियड के लिए जब तक इन्होंने स्टॉल लगाना है, फिर उसको डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे। हो सकता है वो एंटिटी बनाई ना, वो कहेंगे यार क्या एंटिटी बनानी है, अपन काम करते हैं कच्चे में लिख लेते हैं, तू कितना सामान ले गया, मैं कितना सामान ले गया, क्या ही एंटिटी बनानी है छोटे से काम के लिए। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, कंटिन्यू टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे मैंने अपने AS 21 में एग्जांपल दिया था रिलायंस और हेमलेस का, वो दोनों एट द ईयर एंड कंसोलिडेट होते हैं उनकी बैलेंस शीट। अब रिलायंस अपना पेट्रोल रिफाइन कर रहा होता है, अब हेमलेस अपने खिलौने बेच रहा होता है, पूरे साल वो एक दूसरे के काम में तो इंटरफेयर नहीं करते। बट यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दे वर्क ज्वाइंटली, इनका ज्वाइंट कंट्रोल होता है, ये ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। जैसे A और B मिलकर कहां पे काम कर रहे हैं, A B में काम कर रहे हैं, ठीक है। A B क्या है, शॉप A और B क्या है, वेंचरर्स। ये स्टॉल क्या है इनका, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है जी। ज्वाइंट वेंचर क्या कहता है, कहता है इट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जहां 2 और मोर पार्टीज अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड। अब ये लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि ये दोनों ज्वाइंटली कंट्रोल भी कर रहे हैं उस चीज को। फिर क्या कहता, ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कहता है शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, मतलब दोनों का इक्वल से है वहां पे कि भैया दोनों की बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तुमसे बड़ा हूं या तुम मेरे से छोटे हो, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। फिर कहता है वेंचर कौन है, कहता अ पार्टी टू अ जॉइंट वेंचर एंड हैव अ जॉइंट कंट्रोल ओवर दैट जॉइंट वेंचर। कहता अ पार्टी हु हैज अ कंट्रोल ओवर द जॉइंट वेंचर एंड हैज अ जॉइंट कंट्रोल। कहता हु इज अ पार्टी टू द जॉइंट वेंचर, क्या ए इज द पार्टी टू द जॉइंट वेंचर है, ठीक है जी। अब ये तो आपका कंसेप्ट हो गया जॉइंट वेंचर का कि मोटा मोटी डिफरेंस क्या होता है इन सब चीजों में, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कोई पूछेगा नहीं व्हाट्स द डिफरेंस। अब वो क्या कहता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इन्हीं पे अपने पास मेनली क्वेश्चंस हैं। देखो जी 3 तरह के जॉइंट वेंचर्स होते हैं। सबसे पहला जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। 3 तरह के जॉइंट वेंचर्स हैं। सबसे पहला कौन सा है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। अब शादियों का सीजन है तो शादी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं रिसेंटली शादी पे गया तो वहां पे क्या था, चाइनीज का काउंटर अलग था, नॉर्थ इंडियन का काउंटर अलग था, साउथ इंडियन का काउंटर अलग था। तो वहां पे क्या था कि जो नॉर्थ इंडियन खाना इंसान दे रहा था उसने अपना बोर्ड लगाया हुआ था कि भैया मेरा ये केटरिंग है, मैं नॉर्थ इंडियन में स्पेशलाइजेशन हूँ। साउथ इंडियन वाले ने अपना बोर्ड लगा रखा था कि भैया ये मेरा नाम है, अगर आपको खाना अच्छा लगे तो ऐसे ऐसे। चाइनीज जो खाना दे रहा था वो इंसान चाइना से आया था तो उसने अपना बोर्ड लगा रखा था कि भैया मैं इंडिया की शादियों में चाइनीज फूड सर्व करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, स्पेशलिस्ट बुला रखे थे। उन्होंने कहा था कि यार मेरे को ना सारे ओके ओके से नहीं चाहिए, मेरे को कोई एक केटर नहीं चाहिए, मेरे को स्पेशलिस्ट चाहिए। जो नॉर्थ इंडियन का स्पेशलिस्ट है वो नॉर्थ इंडिया, जो साउथ का है वो साउथ इंडिया से है, जो चाइनीज का है वो चाइना से है। इस हिसाब से रख रखे थे। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जिसकी शादी है या फिर जो अरेंज कर रहा है उन्हें इन तीनों को अप्रोच किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि आओ अपना यहाँ पे स्टॉल लगाओ। किसी एक को तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन थी। अब ये तीनों आए, ठीक है, अब तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो हम इसकी शादी भुगता देंगे। क्या जब शादी खत्म हो गई उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनका भी सब कुछ खत्म हो गया। अब वो लोग क्यों इकट्ठे आए थे, ताकि शादी में केटरिंग कर सके। अब अगर नॉर्थ इंडियन वाले कहता भैया साउथ इंडियन चाइनीज को छोड़ो, मेरे पास आदमी है, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तो भैया तुम्हारी स्पेशलाइजेशन नॉर्थ इंडियन है तो तुम नॉर्थ इंडियन ही बनाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो तीनों इकट्ठे आए क्यों, एक शादी को भुगताने के लिए या फिर एक शादी को कंडक्ट करने के लिए। तो वो तीनों ने क्या अपनी एंटिटीज को मर्ज कर लिया, क्या ईयर एंड में वो लोग कंसोलिडेट करेंगे अपनी एंटिटीज को, नहीं। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार ठीक है, एक काम करो, जिसकी जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी, शादी खत्म हो जाएगी। अब जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस में क्या होता है, ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं जॉइंटली। ऑपरेशन शादी कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, तो शादी हो रही है वहां पे ये ऑपरेशंस दे रहे हैं अपने, तो ये जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस की कैटेगरी में आ जाता है। होता क्या है यहाँ पे,
एग्जाम्पल देखो लो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस का। कहता मैंने एग्जांपल ली है किसकी, मिस्टर अनंत अंबानी की। मैंने कहा जी अनंत अंबानी की शादी थी, केटरिंग कौन कर रहा था, सोडी फूड वाले थे जो नॉर्थ इंडियन की केटरिंग कर रहे थे, के स्वामी फूड था जो साउथ इंडियन की दे रहा था, एक मिचेल फूड था जो इटालियन खाना दे रहा था, पास्ता दे रहा था, आपकी स्पेगेटी वगैरह आई थिंक वो इटालियन में ही आ जाती है, जिसमें भी आती है, पिज्जा वगैरह दे रहा था, ठीक है वो इटालियन। ये चाइनीज में मैंने लिखा है, ये चाइनीज फूड दे रहा था, इसका नाम क्या था, शीता फूड, ठीक है। अब ये ऑल फोर हैव कम टुगेदर टू केटर द ऑडियंस ऑफ मिस्टर अनंत अंबानी। ये चारों क्यों आया था कि वो अनंत अंबानी की केटरिंग कर सके की शादी पे। एंड नो सेपरेट एंटिटी फॉर्म। क्या आपको लगता है कि ये सारे चारों एक एंटिटी बना लेंगे सिर्फ शादी के लिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वो कहेंगे भैया एक रात की बात है, अपा फटाफट से अपना ऑपरेशन करके भाग जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब कहता अब नो एंटिटी इज फॉर्म्ड, कोई एंटिटी तो नहीं बनाएंगे ना। इस भाई की इस भाई साहब की अलग एंटिटी चल ही रही होगी, इसकी भी अलग एंटिटी चल ही रही होगी, इसकी भी चल रही होगी, इसकी भी चल रही होगी। ये सिर्फ जॉइंटली आए ताकि ऑपरेशंस दे सके, ठीक है। इन तरह के ऑपरेशंस को क्या बोल दिया जाता है, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। यहां पर क्या होता है, कहता कोई सेपरेट एंटिटी बनाने की जरूरत आपको फील हुई कि जरूरत है? नहीं जरूरत हुई। कहता दे यूज द सेम सेट ऑफ एसेट्स एंड एम्प्लॉइज फॉर द जॉइंट वेंचर एज ऑफ देयर ओन बिजनेस। अब भैया सोडी फूड के पास जो हलवाई जो छोले बना रहा है उसकी दुकान पे, उसी को शादी पे ले आएगा, वो वही सेम एसेट्स वही सेम एम्प्लॉइज को ले आएगा। ऐसा तो नहीं है कि नए एम्प्लॉय हायर करेंगे वो लोग उस जॉइंट वेंचर के लिए। उसको जॉइंट वेंचर आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सारे चारों इकट्ठे आए तो केटरिंग पूरी हो पाई। क्या बात समझ रहे हो? जब सारे चारों आए तब केटरिंग हो पाई। नॉर्मली आप एक नॉर्मल शादी में क्या होता है कि एक ही केटर होता है, वो ही सब कुछ देख रहा होता है। बट ऐसे स्पेशलाइजेशन में जब कहते हैं कि भैया ये काम तुम ही करोगे, ये काम तुम ही करोगे, उनको बोल दिया जाता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। उन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके आगे चलना पड़ता है। वो कहेगा कि भैया तुम सिलेंडर ले आओ, एक काम करो जितने सिलेंडर हैं वो तुम ले आओ, इतना सब तुम ले आओ, ये सब तुम ले आओ, बट बनाएंगे हम सभी, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि सब खर्चे कर रहे होते हैं, सभी इकट्ठे आ रहे हैं। जैसे आप लोग ट्रिप वगैरह पे जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, कॉन्ट्री करते हो आप सब लोग। सीधे शुरू में आप कॉन्ट्री करनी, टिकट बुक करानी है, फिर ट्रिप के बीच में आप लोग कुछ खर्चा कर रहे हो तो फिर कॉन्ट्री करते हो, फिर ईयर जब आपका ट्रिप खत्म हो जाता है तो आप सब हिसाब करते हो। क्या आप नई एंटिटी बना लेते हो, क्या नया पार्टनरशिप फॉर्म खोल लेते हो या नई कंपनी खोल लेते हो? आप उस पर्पस के लिए ही सिर्फ सारे इकट्ठे आते हो, सब पैसे डालते हैं, सब कॉन्ट्री करते हैं, सब खर्चा कर रहे होते हैं, फिर एंड में हिसाब कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस में कि भैया सिर्फ उस ऑपरेशंस के लिए अपन लोग जॉइंटली आए हैं, उस पर्पस के लिए, वो जो पर्पस है ऑपरेशन का उसी के लिए अपन जॉइंट वेंचर बनाया है, ठीक है जी। यहां तक ओके हो गया। नेक्स्ट कहता एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द जॉइंट वेंचर इज रिकॉर्डेड सेपरेटली ओनली फॉर द इंटरनल रिपोर्ट एंड वंस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड दे डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, सोडी साहब हैं, ठीक है, इनकी अलग बुक्स बन रही होंगी, कोई कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ी है आपको यहाँ पे? भैया आपने कोई एंटिटी ही नहीं बनाई तो नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन चारों की जो अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट चल रही होंगी वही चल रही होंगी। अगर आपने कोई एंटिटी नहीं बनाई तो उस एंटिटी की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं होगी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं होंगी तो भैया यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन की बात ही नहीं होगी। फिर हिसाब कैसे रखेंगे? फिर हिसाब कैसे रखा जाता है? रफ बुक बनाई जाती है, एक कच्चे खाते बनाए जाते हैं। जैसे ब्रांच में अपन मेमोरेंडम अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L वगैरह बना लेते हैं ताकि भैया हमको पता हो कि अच्छा पूरी शादी में इतना खर्चा हुआ, ये बंदा इतने कमा के गया, ये बंदा इतने कमा के गया है, ठीक है जी। ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर जिनको बोला जाता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। उस ऑपरेशंस के लिए अपन लोग जॉइंटली आए हैं, ठीक है जी। इसमें क्या बनता है? ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L बनाया जाता है। कंसोलिडेटेड P&L का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपने सोडी साहब का और इस एंटिटी कोई एंटिटी बनी नहीं है तो उसका करो, ना 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 ना। जो कंसोलिडेटेड P&L है ना वो अपा बनाते हैं कि जो हमने ऑपरेशंस किया है ये उसका P&L बनता है। आपका क्वेश्चन करेंगे, इसका टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है जी 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? वो कहता है A, B एंड C, ठीक है। अब इस मेथड की पहचान क्या है कि एंटिटी कोई नहीं बनती नहीं, ठीक है जी। कहता है A, B, C एंटर हुए हैं एक जॉइंट वेंचर में टू परचेज अ लैंड, वो एक लैंड खरीदेंगे।
फिर उस पर कंस्ट्रक्ट करेंगे और फ्लैट्स वगैरह सेल कर देंगे। क्या क्या करेंगे, एक लैंड खरीदेंगे, उस पर फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर फ्लैट्स को बेच देंगे। नॉर्मल सी बात है कि भैया ज्वाइंट वेंचर है तो तीनों इकट्ठे हैं। कहता मिस्टर ए परचेज द लैंड फॉर 60 lakhs। ए ने लैंड खरीद ली, ए ने खर्चा कर दिया, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर है तो देखो ज्वाइंट वेंचर पर कोई एंटिटी ही नहीं है, तो ए ने खर्चा कर दिया इस चीज का। कब किया है, 1 जनवरी 2011 को। एंड फॉर द पर्पस ही टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर ₹50 lakh एट 8% पर एनम। तो भैया 60 लाख की अगर तुमने लैंड खरीदी है उसके लिए तुमने 50,000 का लोन ले लिया। लोन किस पे लिया है, 8% के ब्याज पे लिया है, ठीक है जी। तो जो 50 लाख पे जो 8% का इंटरेस्ट है ये भी खर्चा वर्चा तो होगा ही ना, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। यहां तक ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। He also paid a registering fees of 60,000 on the same day। भैया लैंड वगैरह खरीदते हो तो रजिस्ट्री तो होती है, तो वही रजिस्ट्रेशन फीस वो कहता है उसने 60,000 रुपया पे भी कर दी, ओके। ये खर्चा भी ए ने ही किया है, किसके लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए किया है। Mr. B supplied the material for 4,50,000 from his own godown and further he purchased the material for 5 lakh for the joint venture। मिस्टर बी को कहा गया भैया एक काम करो तुम सामान ले आओ। अब सामान लेने गया, उसने कहा कि अच्छा 4.5 लाख का तो मेरे पास सामान ऑलरेडी पड़ा ही है, एक तो वो ले जाओ और 5 लाख का और ले जाओ। किसको कहा उसने, ज्वाइंट वेंचर के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जब सारे इकट्ठे आते हो तो बी की बात कर लेते हैं तो 4.5 लाख का खर्चा भी तो ज्वाइंट वेंचर का ही है ना। इवन तो बी ने अपनी जेब से ही दे दिया, उसके पास सामान पड़ा था, उसने कहा चलो यही सामान ले जाओ, बट अपन बी को उसके लिए कंपनसेट तो करेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि भैया कोई बात नहीं ये तो सांझे खाते में कोई टेंशन नहीं है, 4.5 लाख के लिए भी तो आपको कंपनसेट करोगे ना कि भैया तुमने ये पैसा ज्वाइंट वेंचर में डाला है। कहता है मिस्टर सी मीट ऑल द एक्सपेंसेस, मेट ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लेबर, अदर सारे खर्चे वर्चे जो मिस्टर सी ने किए वो कितने हो गए, 9 लाख के हो गए। अब ए ने क्या किया है, ए ने लैंड खरीदी है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस दी है। बी मटेरियल ले आया, अपनी गोडाउन से ले आया, बाहर से खरीद के ले आया। सी ने नॉर्मली जो इंसिडेंटल खर्चे वर्चे थे छोटे मोटे उसने वो कर दिए। कब की बात है ये, आपा 1 जनवरी 2011 की बात चल रही थी, 1 जनवरी 2011 की, ठीक है जी। अब कहता 30/6/2011 को क्या हुआ, 6 महीने बाद क्या हुआ। कहता ईच ऑफ दिस वेंचरर एग्री टू टेक अवे द 1 फ्लैट ईच टू बी वैल्यूड एट 10 लाख ईच। अब इन्होंने क्या कहा, बहुत काम कर लिया यार, एक काम करते हैं इतने फ्लैट बना दिए, एक एक अपना ही रख लेते हैं फ्लैट। ज्वाइंट वेंचर है, क्या टेंशन है। उन्होंने कहा तीनों की सहमति होगी कि तीनों एक एक फ्लैट रख लेंगे, ऑब्वियस बात है। तो कहते ठीक है तीनों एक एक फ्लैट रख लेंगे जिसकी वैल्यू कितनी है, 10-10 लाख रुपया ईच है। तो ये सारे उन्होंने फ्लैट अपने पास रख लिए। कहता द रेस्ट ऑफ द फ्लैट्स वर सोल्ड बाय देम एज फॉलो। ए ने 40 लाख के फ्लैट बेच दिए, बी ने 20 लाख के बेच दिए और सी ने 10 लाख के फ्लैट्स बेच दिए। कहता द लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डे बाय मिस्टर ए अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड द नेट प्रोसीड वाज शेयर्ड विद द पार्टनर्स इक्वली। 30/6 को उन्होंने सारे फ्लैट भी बेच दिए, 6 महीने में फ्लैट बन भी गए, सब कुछ हो भी गया और उन्होंने फ्लैट बेच भी दिया। और मिस्टर ए ने क्या किया, जो लोन लिया था ना 50 लाख का 8% के ब्याज पे, वो पे भी कर दिया उन्होंने लोन, ठीक है जी। अब उसने कहा क्या है, कहता प्रिपेयर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L एंड द जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर। क्या यहां पे उसने आपको कहीं पे कहा है कि नई एंटिटी फॉर्म हुई है, क्या यही कहीं पे बोला है कि एबीसी ने एक नई एंटिटी वगैरह फॉर्म कर लिया, उसके नाम पे सब कुछ बिकेगा, नहीं। इन्होंने क्या किया, सब आए, वो कहता मैं लैंड खरीद लेता हूँ, कहता मेरे पास मटेरियल है, वो कहता मैं खर्चे वगैरह दे दूंगा, अपन एक काम करते हैं अपन एक जॉइंट वेंचर बना के ये बना देते हैं, फ्लैट बना के बेच देते हैं और अपने अपने घर जाते हैं, बात खत्म हो गई। अपने को एंटिटी बना के करना क्या है, निशानी क्या है। उसने आपको यहाँ पे क्या बोला था बनाने के लिए, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड P&L, मतलब वो जो जॉइंट वेंचर है, देखो जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं है बट जॉइंट वेंचर तो है ना, सब इकट्ठे आ चुके हैं। अब आप लोग ट्रिप पे जाते हो, इवन तो चलो आप व्हाट्सएप पे अपने ट्रिप का नाम दे देते हो, बट एक्चुअली में तो कोई एंटिटी फॉर्म नहीं होती, ठीक है। ट्रिप पे जाने के लिए थोड़ी कोई एंटिटी फॉर्म करता है। अब वो कहता है अब वो जो आपने एंटिटी जो है, जो एंटिटी आपने बनाई नहीं है बट जो जॉइंट वेंचर है उसका P&L बनाने को कहा है। उसका P&L बनाने का क्या मतलब है कि भैया क्या खर्चा हो गया, क्या इनकम हो गई, ये एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाना है। ड्राफ्ट का क्या मतलब है कि कच्चा, क्योंकि एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कच्चे में बना रहे हो। अच्छा वो बनाने के लिए इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, अच्छा ये बेच के ये इनकम आ गई, ये इनकम आ गई, तो एट द एंड क्या पता लग जाएगा कि भैया आपका क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है उस वेंचर में से, ठीक है जी। अपन एक बार देख लेते हैं कि भैया बनता कैसे है।
अब मेरे को एक बात बताओ, उसने आपको P&L बनाने के लिए कहा था, एक बार छोड़ दो सब कुछ, एक P&L का फॉर्मेट क्या होता है? क्या सारे खर्चे इधर आते हैं और सारी इनकम्स इधर आती हैं? यही P&L का नॉर्मल फॉर्मेट होता है, कोई टेंशन तो नहीं इसमें। अब उसने कहा है ड्राफ्ट P&L बनाने के लिए। अगर मैं इस एंटिटी का ड्राफ्ट P&L बनाऊंगा तो मेरे को एक बात बताओ, ये एंटिटी का काम क्या था? लैंड लेके कंस्ट्रक्ट करना है और फ्लैट बेच देने हैं, यही काम था इस एंटिटी का, और तो कोई काम नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग लैंड वगैरह खरीदते हैं, हमारे लिए वो एसेट है, क्योंकि भैया हमने घर बनाना है या ऑफिस बनाना है, सब कुछ बनाना है। एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जो वो लैंड खरीदता है, मैंने आपको AS7 में भी बताया था, AS10 में भी बताया था कि भैया जो बिल्डर लैंड खरीदता है उसके लिए वो क्या होता है? वो उसके लिए मटेरियल है, वो उसके लिए इन्वेंट्री है ना भैया। मेरा लैंड है वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, या जो फ्लैट बन गए वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, वो मेरे लिए फिनिश गुड है। जो वो लैंड है, क्या वो मेरे लिए रॉ मटेरियल नहीं है? या वो क्या मेरे लिए परचेजेस नहीं है? परचेजेस है ना, क्योंकि भैया मेरा काम ही लैंड खरीदना बेचना है, मेरे लिए वो एसेट थोड़ी है, मेरे लिए करंट एसेट है, बट दैट इज नॉट अ PPE फॉर मी। तो भैया उस बिजनेस ने जो लैंड खरीदी है, तो क्या उस बिजनेस ने जो लैंड खरीदी तो क्या वो टू लैंड में डाल सकता है? एक तरह से ये टू परचेजेस में डाल सकता है। अब सिंस ये लैंड एंटिटी का तो कोई अकाउंट नहीं है, एंटिटी का कोई नाम नहीं है, तभी इसलिए ड्राफ्ट बन रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ड्राफ्ट P&L में लैंड तो लिखना ही है, बट नीचे क्या लिख दिया भैया, किसने खरीदी थी ये लैंड? किसने खरीदी थी? ए ने खरीदी थी। ए ने लैंड खरीदी थी या नहीं खरीदी थी? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2A 60 lakhs लिख दिया मैंने। यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर ए ने रजिस्ट्रेशन फीस भी दी थी कुछ, उसने कहा है ना कि ए ने कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी दी है 60,000 की, तो मैंने 60,000 यहाँ पर भी लिख दिया। फिर वो क्या कहता बी ने कुछ मटेरियल वगैरह खरीदा था, 4.5 लाख अपने गोडाउन से ले आया, 5 लाख कहीं बाहर से ले आया। भैया मेरे को क्या मतलब है, मेरे पास तो मटेरियल आना चाहिए ना। एंटिटी के पास क्या आ गया? एंटिटी के पास मटेरियल आ गया। तो भैया मैंने क्या लिख दिया, 5 लाख प्लस 4.5 लाख, 9.5 लाख का मटेरियल किसने खरीदा है? बी ने खरीदा। तो क्या मैं ये बी के नाम पे डाल सकता हूँ? यस डाल सकता हूँ। फिर यहां पर आपके सी ने क्या किया था, सी ने 9 लाख का खर्चा वर्चा कर दिया। तो क्या मैं यहाँ पे सी के नाम पे 9 लाख का खर्चा लिख सकता हूँ? यस मैं लिख सकता हूँ। तो सी ने जो 9 लाख का खर्चा वर्चा किया वो यहाँ पे आ जाएगा आपके, ठीक है जी। देन उसके बाद आपका खर्चा क्या था, सी ने खर्चा कर दिया, फिर उसने कहा था कि ए ने ये लोन रीपे कर दिया था और इंटरेस्ट भी पे कर दिया था। तो भैया इंटरेस्ट जो हमने पे किया है, क्या वो इंटरेस्ट का खर्चा भी आ जाएगा यहाँ पे? 50 लाख का आपका इंटरेस्ट था, 8% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 2 लाख का खर्चा यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये P&L बन रहा है तो मैंने सारे खर्चे वर्चे इधर डाल दिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ सेल भी करी थी, ए ने 40 लाख की करी, बी ने 20 की, सी ने 10 की, तो 40 20 10 की सेल यहाँ पे आ गई, टोटल 70 लाख की सेल आ गई कि नहीं आ गई? अब कुछ फ्लैट्स इन्होंने टेक ओवर भी किए थे, ए बी सी ने कुछ फ्लैट्स खुद ले के भी तो गए थे, तो बाय फ्लैट्स टेक ओवर भी इधर आ जाएगा। अगर ये भाई साहब फ्लैट्स ना लेके जाते तो क्या वो सेल कर देते या फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक होता ना? अगर ये लोग फ्लैट्स ना लेके जाते तो क्या ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होता और यहाँ पे आप बाय क्लोजिंग स्टॉक इतनी अमाउंट लिखते? बस फिर इसीलिए अपन यहाँ पे, ताकि हमको प्रॉफिट मिल सके सही कि भैया मैंने पूरे बिजनेस से पैसा कमाया कितना है, तो मैं यहाँ पे फ्लैट्स लिख दूंगा कि भैया इतने फ्लैट्स मेरे से चले भी गए हैं। ये सारे मेरे खर्चे आ जाते होते हैं, ये सारे मेरे वो आ जाते होते हैं कि भैया मेरा मटेरियल आउट कितना हुआ है। ये हमने ब्रांच में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कि जो मटेरियल जा रहा होता है वहां पे अपन लिख देते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर ये फ्लैट्स ना बिकते, अगर ये फ्लैट्स ABC ना लेके जाते, तो क्या आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक इधर आता कि ना आता? ABC करके यहाँ आता, तो इसीलिए अपन ने इसको यहाँ पे लिख दिया ताकि हमको उस वेंचर का प्रॉफिट मिल सके कि भैया हमने कितने वेंचर में से प्रॉफिट कमाया है। अगर आप इसको यहाँ पे ना लिखते तो आपका प्रॉफिट कम आ जाता, तो बट क्या आपका प्रॉफिट कम है क्या? नहीं, आपका प्रॉफिट उतना कम थोड़ी है, तो इसीलिए अपन इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? क्या ये वाला अकाउंट कंसोलिडेटेड P&L समझ में आ गया? ओके। अब उसने हमको कहा था कंसोलिडेटेड P&L तो बनाना ही बनाना है, एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईच वेंचरर। हमारे पास कौन से वेंचरर हैं? ए बी एंड सी के हमारे तीनों वेंचरर हैं कि नहीं है? तीनों वेंचरर हैं, वो सारे आए हैं यहाँ पे। अब कहता उनकी बुक्स में जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाया जाए। अब मेरे को एक बात बताओ मिस्टर ए, अब मिस्टर ए ने यहाँ पे करा क्या था? मिस्टर ए ने लैंड खरीदी थी। मैंने आपको कहा है कि जॉइंट वेंचर की कोई एंटिटी नहीं है,
जो भी खर्चा ABC ने किया है वो अपने हिसाब से किया। अब देखो मेरे को बात बताओ, मिस्टर ए ने लैंड खरीदी है, मिस्टर ए ने लोन भी लिया है, मिस्टर ए ने 50 लाख रुपए अपनी जेब से भी दिया है। अगर मिस्टर ए ने लैंड खरीदने के लिए 50 लाख रुपया 10 लाख रुपए अपनी जेब से दिया है, तो क्या अगर मैं ए की बात करूं, अगर वो खुद अपने लिए लैंड खरीदते मिस्टर ए, तो क्या वो ये एंट्री डाल देते टू बैंक 10 lakhs, टू बैंक लोन 50 lakhs और लैंड 60 lakhs। अगर मिस्टर ए ने अपने लिए ये लैंड खरीदी थी तो क्या वो ये एंट्री डाल देते? क्या मिस्टर ए ने लैंड अपने लिए खरीदी है? क्या वो लैंड खरीदने से क्या मिस्टर ए का एसेट बढ़ा है? मिस्टर ए का तो एसेट बढ़ा नहीं, हो तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है वो भी। बट क्या ये दोनों चीजें तो हुई है, मिस्टर ए की जेब से 10 लाख रुपए गया है और मिस्टर ए के नाम पे 50 लाख का लोन भी खड़ा हो गया। ज्वाइंट वेंचर इज नॉट एन एंटिटी, उसके नाम पर कुछ नहीं है, ना ही वो पैसे पे कर रहा है, ना ही वो कोई एंटिटी, ना ही उसके नाम पे कोई बैंक लोन है। तो ये दोनों चीजें तो आपकी इंटैक्ट रहेंगी, इसको कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि मिस्टर ए का कोई एसेट ही नहीं बना, मिस्टर ए का कोई एसेट डेवलप ही नहीं हुआ, तो लैंड तो नहीं आएगा। अब लैंड की जगह क्या आ जाएगा? ज्वाइंट वेंचर। इसका क्या मतलब है? मिस्टर ए ने लैंड खरीद के किसको दे दी? ज्वाइंट वेंचर को दे दी, इसलिए ज्वाइंट वेंचर उनकी बुक्स में क्या खड़ा हो गया? एसेट खड़ा हो गया। ठीक है जी, क्या खड़ा होगा उनकी बुक्स में? ज्वाइंट वेंचर एसेट खड़ा होगा कि भैया उस एसेट के लिए हमने ये खर्चा कर दिया है। उन्होंने ज्वाइंट वेंचर को कहा कि भैया देख, मैंने तेरे लिए 60 लाख का खर्चा कर दिया, तू 60 लाख रुपए मेरे को दे देना जब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। सिमिलरली मिस्टर ए ने 60,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भी पे की थी, तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे की तो 60,000 टू क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या उनका एक्सपेंस या P&L डेबिट होगा? क्या क्या उनका खर्चा है? क्या ये उनका खर्चा नहीं है? किसका खर्चा है? जॉइंट वेंचर का। जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग में अगर हेड ऑफिस ब्रांच के लिए खर्चा कर देता था तो क्या आता होता था? टू बैंक तो आ जाता होता था, बट डेबिट किसको करते थे? उसका एक्सपेंस और P&L थोड़ी करते थे। यहाँ पे हेड ऑफिस या ब्रांच डेबिट कर देते होते थे कि भैया अब तुमसे हमको पैसा रिकवर करना है। सेम एंट्री यहाँ पे हो रही है। अब एक ही बुक्स में देखो ज्वाइंट वेंचर 2 बारी डेबिट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अकाउंट बन रहा होगा। तो वो वही कह रहा है कि भैया आप उसका अकाउंट भी बनाओ। फॉर ईच वेंचर, हर वेंचरर की किताबों में ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट भी अपने को बनाना है। अब मैं ए की बुक्स में आ जाता हूं। सबसे पहले मैं ए की बुक्स में अकाउंट बना लेता हूं, इन दी बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ए में ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बनाता हूं। सबसे पहले क्या ए ने लोन लिया था 50 लाख का, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लोन को? जेवी टू बैंक, मैंने आपको यही बताया ना, जेवी टू बैंक एंट्री डल सकती है कि नहीं डल सकती? जेवी टू बैंक लोन 50 लाख, जेवी टू बैंक 10 लाख, ये एंट्री डल सकती है कि नहीं डल सकती? तो मैंने यही वाली 2 एंट्रीज डाल दी है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको क्या कहा? जेवी टू बैंक रजिस्ट्रेशन फीस, जेवी टू बैंक रजिस्ट्रेशन फीस मैंने यहाँ पे पे कर दी है। अब जो जो खर्चे मिस्टर ए ने ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ पे पे किए थे वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। फिर मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पे किया था कि नहीं पे किया था? बिल्कुल पे किया था। तो ये वाला जो उसका खर्चा था, क्या उसने खर्चा पे कर दिया था? ठीक है, 2 लाख का खर्चा उसने इंटरेस्ट का पे कर दिया, 60,000 का उसने रजिस्ट्रेशन की फीस पे कर दी हुई है। अब जब हमने ये वाला अकाउंट बनाया था और हमको पता है कि दे आर इक्वली शेयरिंग द प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट भी आ गई थी 18,90,000। जब 18,90,000 हमारी फिगर आई तो क्या हमारा ये वाला प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो गया 630 एंड 630? क्या ये प्रॉफिट हमारे लिए इक्वली डिवाइड हो जाएगा? तो भैया जो प्रॉफिट आपको ये मिस्टर ए, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ज्वाइंट वेंचर से, क्या ये प्रॉफिट आपको ज्वाइंट वेंचर से आ रहा है या नहीं आ रहा? मिस्टर ए के लिए क्या ये प्रॉफिट है जो घर लेके जाएगा ज्वाइंट वेंचर में से? अब यहाँ पे मिस्टर ए की बुक्स चल रही हैं। किसकी बुक्स चल रही हैं? मिस्टर ए की। क्या मिस्टर ए की बुक्स में ये वाला प्रॉफिट, अब खुद एंट्री डाल के सोचो, मिस्टर ए की किताबें चल रही हैं, मिस्टर ए को प्रॉफिट हो रहा है, क्या ये जो प्रॉफिट उन्होंने ज्वाइंट वेंचर से कमाया है ये क्या उनके P&L में जाएगा क्या नहीं जाएगा? जो प्रॉफिट उन्होंने
जॉइंट वेंचर से कमाया, क्या ये उसके पीएनएल में जाएगा? यस जाएगा। तो अगर उसके पीएनएल में जाएगा तो क्या उसका पीएनएल क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? क्या उनका पीएनएल क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम कमाई है। ठीक है जी। डेबिट किसको करेंगे? जॉइंट वेंचर को। कहां से आया है प्रॉफिट? जॉइंट वेंचर से प्रॉफिट आया है, तो डेबिट किसको कर दिया हमने? जॉइंट वेंचर को टू पीएनएल। किसका पीएनएल है? ये ए का पीएनएल है, क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है उससे उसका ओवरऑल कंपनी का, तो अपन ने इसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे ये सारे खर्चे आपको समझ में आ गए कि भैया ये आएंगे क्योंकि मैंने खर्चा किया है। टू बैंक हुआ, ये सब हुआ है, मेरे खर्चे मेरे तरफ से गए हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। ठीक है जी, यहां तक एंट्री समझ में आ गई आपको। अब मिस्टर ए ने कुछ सेल करी थी। मिस्टर ए ने 40 लाख के फ्लैट बेच दिए। अगर जब मिस्टर ए ने 40 लाख के फ्लैट बेचे होंगे तो क्या उनको 40 लाख रुपया बैंक से आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 40 लाख। नॉर्मली अगर आप मिस्टर ए सेल करते अपने बिजनेस में से तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देते, बट क्या ये मिस्टर ए की सेल है, जॉइंट वेंचर की सेल है? जॉइंट वेंचर की सेल है, तो यहाँ पे खुद की सेल तो आएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? जब मैंने सेल करी तो मैंने कितना लिख दिया? 40 लाख का फ्लैट्स सोल्ड कर दिए। फिर मिस्टर ए के पास फ्लैट आया, एक उन्होंने 10-10 लाख का सबने फ्लैट भी निकाला ना, तो फ्लैट आ गया। फ्लैट अकाउंट डेबिट, उन्होंने अपने घर पर्पस के लिए अपने लिए यूज कर लिया, अपना एसेट बना लिया, फ्लैट अकाउंट डेबिट कर दिया। अगर वो नॉर्मली मार्केट से फ्लैट खरीदने जाते तो क्या एंट्री डालते? फ्लैट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते। अब तो उन्होंने पैसा दिया नहीं है कोई फ्लैट के लिए, बट फ्लैट तो डेबिट होगा ही होगा। क्रेडिट किसको करें? टू जेवी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? बाय फ्लैट टू जेवी। क्या आपको यहां तक ओके हो गया? सब कुछ अपन ने डाल लिया। यहां तक क्या आपको ओके हो रहा है? नहीं हो रहा है तो दोबारा देखो, नहीं तो इसको साथ साथ में बनाना शुरू कर दो अगर आपको नहीं ओके हो रहा है। ठीक है जी। अब यहां पे वो क्या कह रहा है? आपने इसको यहां पे सब कुछ कर दिया, ये सारे खर्चे हो गए, ये प्रॉफिट आ गया, ये सारे जो फ्लैट वैट आए थे बेच बाच के। क्या इसके अलावा तो कोई और एंट्री है नहीं? इसके अलावा कोई और एंट्री है नहीं। क्या मेरा अकाउंट मैच कर गया? क्योंकि ऊपर वाला तो खत्म हो गया ना, ये भी मैच कर जाना चाहिए। क्या मेरा अकाउंट मैच हो गया? देख लेते हैं। 50 लाख उधर आ रहा है, 50 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 60,000 एंड 6 लाख 30। मेरा 18,90,000 का फर्क आ रहा है। कहां पे फर्क आ रहा है? यहां पे मेरा 18,90,000 का फर्क आ रहा है। मेरे को नहीं पता किस चीज का आ रहा है, बट हाँ मेरा सब कुछ डालने के बावजूद भी 18,90,000 का फर्क आ रहा है। अब आप कहोगे 18,90,000 तो ये है, क्या इसका कुछ फर्क है? नहीं, ये कुछ फर्क नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 18,90,000 का फर्क आ रहा है ना, कोई बात नहीं। लेट्स सी क्या किस चीज का फर्क होगा ये हम अपन आगे देख लेंगे। अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि भैया तुम्हारा क्रेडिट साइड 18,90,000 कम आ रहा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन सिमिलरली बी के अकाउंट में भी सेम जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना लेते हैं। क्या अकाउंट बना लेंगे कि भैया इसने बेचारे ने परचेज करी थी 4 लाख की, 4.5 लाख की। ठीक है, फिर उसने 5 लाख का सामान बाहर से ले आया था, ये उसका प्रॉफिट आ गया। ये उसने जो फ्लैट बेचा था वो आ गया, ये जो फ्लैट उसने अपने घर पे रख लिया ये वो आ गया। इसका भी कर लेते हैं। 30 लाख माइनस 950 माइनस 630। जब मैंने इनको करा तो मेरा यहाँ पे भी फर्क आ गया। मेरा कितना फर्क आ गया? मेरा यहाँ पे फर्क आ गया 14,20,000 का। ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 14-20 का फर्क आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं सी की किताब भी बना लेता हूं। अब देखो यहाँ पे कहीं पे जॉइंट वेंचर की एंटिटी का कोई अकाउंट नहीं बन रहा। ये सी की बुक में बन गया, ये बी की बुक में बन गया, ये ए की बुक में बन गया, और ये तो है ही ड्राफ्ट, ये तो बना ही कच्चा खाता है। ठीक है जी, इसलिए हमको यहाँ ये पता लग रहा है कि भैया कोई एंटिटी न्यू फॉर्म नहीं हुई। चलो इसको भी कर लेते हैं। इसने 10 लाख की सेल करी थी, 10 लाख का फ्लैट ले गया था, 20 लाख आ गया, 9 लाख आ गया, 9 लाख आ गया, माइनस 630 कर दिया। तो क्या मेरे यहां पे भी 470 का यहां पे डिफरेंस आ रहा है? बताओ, क्या मेरा 470 का यहां पे भी डिफरेंस आ गया? मेरे को एक बात बताओ, यहां पे टोटल डिफरेंस कितना आ रहा था? 18,90,000 का।
यहाँ कितना आ रहा है 1420 और 470 का, यहाँ पे कितना फर्क आ रहा है 1420 और 470 का यहाँ पे फर्क आ रहा है। इन दोनों को जरा प्लस करना, कितना आ रहा है 1420 प्लस 470। बताओ क्या ये भी आपका 18,90,000 नहीं बन रहा? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, इसका डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड। मतलब कुछ तो झोल है यहाँ पे। झोल क्या है? आपका मन क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये है, मतलब यहाँ पे 1420 आना चाहिए, यहाँ 470 आना चाहिए, और ये दोनों को मिला के यहाँ पे आना चाहिए। बट क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ ये लग रहा है कि कुछ तो इनमें है, बट क्या है, क्या है वो अपन देखते हैं। बट क्या एक बारी मैं यहाँ पे, क्या मैं अगर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? 1420 और 470 क्या है वो, मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इसीलिए तो मैं आया हूं। 1420 और 470 जॉइंट वेंचर का अकाउंट है जी, उसमें बाय साइड कोई डिफरेंस आ रहा है, यही डिफरेंस आ रहा है ना, कुछ बाय साइड आ रहा है। बाय बाय यहाँ 2 है जी, और यहाँ पे भी 2 है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ए के पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर मैं ए की बात करूं, ए भाई साहब ने खर्चा कितना किया? 50 लाख का इन्होंने अपना खर्चा किया, 60 का इन्होंने खर्चा किया, 2 लाख का इन्होंने खर्चा किया, 60,000 का इन्होंने खर्चा किया, ठीक है। इनको बदले में मिला क्या है? ये सारे इन्होंने खर्चे वर्चे कर रखे हैं, 60 लाख, 2 लाख, 62, 60,000, ये सब मिलाने के बाद इनको क्या मिला? क्या यही मिला है ना इनको? इनको मिलना बनता कितना था? जॉइंट वेंचर से मिस्टर ए को कितना रिम्बर्समेंट लेना चाहिए था? कहता देखो 50 लाख का मैंने लोन लिया था, मेरे को वो लोन के पैसे दो। 10 लाख मैंने जेब से डाला था, मेरे को वो पैसे दो। 2 लाख मैंने इंटरेस्ट पे किया है, मेरे को वो दो। 60,000 मैंने रजिस्ट्रेशन पे किया, वो दो। मेरा प्रॉफिट का शेयर भी तो दोगे ना? जॉइंट वेंचर से कहेगा ना कि मेरे प्रॉफिट का शेयर भी दो, मांगेगा ना वो जॉइंट वेंचर से। अब ये सब कुछ वो मांगेगा जॉइंट वेंचर से। उस बेचारे को मिला कितना है? सिर्फ 50 लाख, सिर्फ 50 लाख ही मिला ना भाई साहब को। अब ये सब कुछ उसको मिला है, मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? 50 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 60,000, 6,30,000। वो कहता देखो जी मेरे को मिलना चाहिए 68,90,000 मिलना चाहिए। भाई साहब को मिला कितना है? 50 लाख। इतना ही मिला है ना? क्या 18,90,000 उनकी तरफ कम पड़ा है? क्या ये उसको लेना चाहिए ना ए को? कहां से लेगा? जॉइंट वेंचर तो है ही नहीं, ठीक है। वो कहता भैया 18,90,000 कम आया मेरे को। अब देखते हैं कहां से पूरा करेगा। बी की बात कर लेते हैं। बी ने खर्चा कितना किया? 9.5 लाख का उसने मटेरियल का खर्चा किया। 6,30,000 उसको मिलना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट का। उस भाई साहब को मिल कितना चुका है? अगर मैं इन दोनों का, तीनों का टोटल करूं तो कितना आ गया? 15,80,000। भाई साहब को मिल कितना चुका है? 30 लाख। क्या इसको 14,20,000 एक्स्ट्रा नहीं मिल चुका? मिलना कितना चाहिए था? जितना खर्चा किया वो मिलना चाहिए था, प्लस प्रॉफिट का शेयर 15,80 हो गया। बट उसको मिल कितना चुका है? 30 लाख। क्योंकि जो उसने फ्लैट बेचा था वो भी तो उसके ही बैंक अकाउंट में पैसा गया ना। तो मिल कितना चुका? 30। उसको 14,20 देना पड़ेगा। किसको? ए को, क्योंकि ए के पास कम पैसा आया है। सिमिलरली सी ने 9 लाख का खर्चा किया, उसका इसका इतना प्रॉफिट बनता था 15,30 उसको मिलना चाहिए था। उसको मिला कितना हुआ है? 20 लाख। तो ये वाला उसको किसको देना चाहिए? ए को नहीं देना चाहिए ये पैसा। यस। तो यहां पे वो क्या कहता है, दोबारा से वीडियो पैक करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका क्या मतलब है कि इसको ये वाला पैसा किसको देना है? टू ए। तो ये किससे आएगा? टू बी। और ये पैसा किससे आएगा? सी से। ठीक है जी। अब मैच कर गया ये 68,90,000, 68,90,000, 30 lakhs
एंड 20 लैक्स। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। उसने यही कहा था कि भैया एक तो ड्राफ्ट बना के दे दो और इन तीनों का कंसोलिडेटेड बना के दे दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये था जी हमारा जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस का। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन चल लेते हैं जी हमारा जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स पे। ये क्या कहता है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। कहता एमए एंड वीजे रन दियर शॉप्स इन द मार्केट, वो अपने अपनी मार्केट्स में शॉप वगैरह ऑपरेट करते हैं। दे डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पार्किंग स्पेस फॉर देयर कस्टमर्स। कॉस्ट वाज एस्टिमेटेड एट 1 लाख एंड द एमए कंट्रीब्यूटेड 60,000, 60% एंड डेप्रिसिएशन इज 10%। क्या कहते हैं जी, देखो मार्केट में शॉप्स है, देखी होगी मार्केट जहाँ पे शॉप्स वगैरह बहुत सारी होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यार देखो कस्टमर चाहे तुम्हारे पास आए या मेरे पास आए, पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। आजकल लोग क्या कहते हैं, यार छोड़ो यार वो मार्केट अवॉइड कर देते हैं, वहाँ पे ना पार्किंग बड़ी दिक्कत है, कहीं और से ले लेते हैं सामान, या फिर यार गाड़ी तो खड़ाई नहीं जाएगी, कहीं और से ले लेते हैं। तो इससे क्या उन्होंने कहा कि यार अपन एक काम करते हैं, अपन ना सामने ना अपनी शॉप्स के पार्किंग ना कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, थोड़ा टाइलें वाले लगवा देते हैं, एक आदमी रख लेते हैं जो पार्किंग वगैरह करवाएगा। उससे क्या कि कस्टमर को फैसिलिटी मिलेगी, वो हमारे पास ही आएगा, ठीक है, सामान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, बात हो गई ख़त्म। अब मेरे को एक बात बताओ, उन दोनों की शॉप्स मार्केट में है, उन्होंने कहा चलो पार्किंग कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, आधे कुछ पैसे आप डालो कुछ पैसे मैं डाल दूँगी, क्योंकि दोनों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। एमए ने कहा चलो 60% मैं डाल देता हूँ, विजय ने कहा चलो 40% मैं डाल देता हूँ। क्या वो दोनों ये काम करवाने के लिए एक नई एंटिटी फॉर्म कर लेंगे, या फिर एमए विजय में स्टेक खरीद लेगा या विजय एमए में स्टेक खरीद लेगा? वो कहेगा भैया एक काम करो, तुम अपना काम चला रहे हो, मैं अपना काम चला रहा हूँ, अपने को सिर्फ पार्किंग कंस्ट्रक्ट करानी है, जो पार्किंग का एसेट बना है वो हम दोनों का एसेट है। यही बात है ना, क्या वो एसेट पे उन दोनों का जॉइंट कंट्रोल है? वो चाहेंगे कि भैया गाड़ी ऐसे खड़नी है, ऐसे खड़ानी है, सबसे पहले उनकी गाड़ी की स्पेस रखी जाएगी, फिर ही बाकी गाड़ियां लगेंगी। तो क्या वो दोनों एमए एंड विजय जो कि साथ आए हैं, क्या वो सिर्फ उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं और वो एसेट को ऑपरेट करने के लिए काम में आए हैं? और तो उन्होंने कोई अपनी लीगली दे हैव नॉट कंसोलिडेटेड, अमेलगामेट तो नहीं हुए एट द एंड। क्या वो तुमको लगता है कि वो दोनों लोग अपनी बैलेंस शीट कंसोलिडेट करेंगे? नहीं। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर, जहाँ पे वो लोग एक पर्टिकुलर एसेट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। पहले क्या आए थे, पहले एक ऑपरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आए थे। जैसे कि हमने एग्जांपल किया फ्लैट वगैरह बनाने थे, जो मैंने एग्जांपल लिया था अनंत अंबानी का, क्या था कि वहाँ पे उस शादी के ऑपरेशन के लिए आए थे। यहाँ पे क्यों आए हैं वो? ताकि वो लोग एक एसेट को कंस्ट्रक्ट कर सकें और दोनों उससे फ़ायदा उठा सकें। ऐसा ही है ना? तो इसीलिए इस तरह के जॉइंट वेंचर को बोल दिया जाए जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। एक एसेट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहाँ पे एसेट क्या है, पार्किंग, उस पार्किंग का कंट्रोल लेने के लिए वो लोग आए हैं। ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, एमए ने 60% कंट्रीब्यूट किया है, 1 लाख रुपए टोटल खर्चा है, तो 60% एमए ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब 60,000 रुपया एमए ने कंट्रीब्यूट किया। कल को एमए कह सकता है ना कि यार ये पार्किंग में 60% गाड़ियाँ तो मेरे ग्राहकों की खड़ेंगी और 40% तुम्हारे ग्राहकों की खड़ेंगी। हाँ, कोई टेंशन थोड़ी है इसमें। वो कहेगा ठीक है यार, मेरे तो वैसे ही ग्राहक कम आते हैं, तुम ज़्यादा खड़ा लो, कोई टेंशन नहीं है, तुमने पैसे भी ज़्यादा दिए हैं, है ना, इसमें तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एमए का वो एसेट है जो पार्किंग है, क्या वो एमए का एसेट है? हाँ, एमए का। क्या पूरा एसेट है? क्या पूरा का पूरा एसेट एमए का है या सिर्फ 60% एमए का एसेट है? 60%। अगर 60% एमए का एसेट है तो वो 60% पर भी डेप्रिसिएशन लेगा। देखो यहाँ पर भी कोई वो न्यू एंटिटी तो नहीं ना क्रिएट करने वाले एमए और जेवी, वीजे और एमए कोई एंटिटी तो नहीं ना क्रिएट करने वाले कि भैया एक नई एंटिटी बनाते हैं, उसके नाम पे पार्किंग स्पेस रखेंगे। वो कहेगा भैया ठीक है, अपना काम करते हैं, एसेट बना लेते हैं, 60,000 तुम दो, 40 मैं देता हूँ, बात खत्म हो गई। अब एमए 60,000 रुपया देगा, एमए करेगा टू बैंक। एमए क्या करेगा? टू बैंक कर देगा। डेबिट किसको करेगा? एमए जब टू बैंक करेगा 60,000, क्योंकि 60,000 दे रहा है ना वो एसेट बनाने का, डेबिट किसको करेगा? एमए। अब पहले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम जेवी को डेबिट करते थे। क्यों?
क्योंकि भैया हम उसका अकाउंट क्रिएट करते थे अपनी बुक्स में और वो सारे खर्चे ही थे, कोई एसेट तो क्रिएट नहीं ना हुआ था पिछले क्वेश्चन में। फ्लैट क्या इन्वेंट्री थी, फ्लैट बने, इन्वेंट्री बनी, बेच दी, बात खत्म हो गई। बट क्या इसमें जो 60,000 मिस्टर MA दे रहे हैं पार्किंग स्पेस का, क्या एक तरह से ही उनका एसेट क्रिएट नहीं हो रहा? जब एसेट क्रिएट हो जाएगा तो उन्हीं को फ़ायदा होगा, ज़्यादा ग्राहक आएंगे तो क्या उनका एसेट नहीं है? तो इस पॉइंट में जब जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है, तभी बोला है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। तो जो एसेट क्रिएट हुआ है उसी को जॉइंटली वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर एसेट क्रिएट हुआ है तो किसकी बुक्स में दिखाया जाएगा? वेंचरर्स की, क्योंकि जॉइंट वेंचर तो है ही नहीं ना। अगर जॉइंट वेंचर नहीं है तो उसकी बुक्स नहीं बनेगी। तो इस केस में जो आपका जॉइंट वेंचरर है वो अपनी बुक्स में एक नया एसेट बना लेता है। जैसे कि मिस्टर MA अपनी बुक्स में एसेट क्या बना लेंगे, अपनी बुक्स में वो एसेट बना लेंगे कि पार्किंग का। अगर मैं MA की बुक्स देखूं वो क्या करेंगे, एसेट 60,000 का बना लेंगे, क्योंकि 60,000 पे किया था और 10% की डेप्रिसिएशन थी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, 10% डेप्रिसिएशन लगा के कितना एसेट दिखा दिया, 54,000 का। अगर मैं VJ की बुक्स की बात करूं तो क्या कहता है, 40,000 का एसेट बनाया, क्योंकि 40% पे किया था, 10% डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 36,000। क्या कहता है वो जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स में, कहता ये लोग साथ में आ रहे हैं, क्यों? ताकि एसेट क्रिएट कर पाए। जैसे कि हमने पार्किंग का लॉट क्रिएट किया, कहता और ये एसेट सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, बेचना नहीं है। देखो पहले ऑपरेशंस में क्या हो रहा था कि वो लोग आते थे, क्यों? क्योंकि उनको केटरिंग सर्विसेज देने थे, कुछ सामान बेचना था, इसीलिए वो लोग साथ में आ गए थे। बट यहाँ पे क्या है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर सेल। कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बन रही, नो सेपरेट एंटिटी, no separate financial statements, no separate entity, no financial statements. Venturers record their share of asset in their books. जैसे मिस्टर MA ने क्या किया, 60% एसेट अपनी बुक्स में क्रिएट कर लिया। Venturers record their share of depreciation on the asset, जो उनके बिहाफ पे डेप्रिसिएशन लगनी है उतना उन्होंने रिकॉर्ड कर लेना है। बस यही था। क्या कहता कोई सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो नहीं रही है। ठीक है जी, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं क्रिएट हो रही यहाँ पे। ठीक है जी, बट द वेंचरर्स ओन द एसेट जॉइंटली फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन। अपने ऑपरेशंस के लिए वो एसेट को जॉइंटली कंट्रोल कर रहे हैं, खुद के लिए पार्किंग बनाई है, खुद के कस्टमर्स के लिए बनाई है। ठीक है जी, कहता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेंचरर्स शो ओनली देयर शेयर ऑफ एसेट एंड द टोटल इनकम अर्नड बाय देम। कोई खर्चा वर्चा होगा तो वो अपना खुद ही दिखाते हैं। वेंचरर्स में प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग पर्पस। बात खत्म हो गई, इसको नहीं, इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे कोई नो न्यू सेपरेट एंटिटी फॉर्म्ड। अगर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई तो भैया कोई न्यू बुक्स नहीं बनेगी, कोई न्यू बुक्स नहीं बनेगी तो कंसोलिडेशन की भी कोई बात नहीं होगी। ओके हो गया। अब जब भी आपको इसका क्वेश्चन आता है ना तो वो एक आपको कहता है कि प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्या मतलब है कि जो ये पार्किंग की आपने स्पेस बनाई है ना, इसका एक ड्राफ्ट सी बैलेंस शीट बना के दे दो। अगर मैं पार्किंग की स्पेस की बात कर रहा हूँ, अगर आप एक पार्किंग की आपने ये स्पेस बनाई है तो अगर ये किसी एंटिटी के पास होती तो आप क्या बैलेंस शीट बनाते उसकी? देखो अगर ये पार्किंग की स्पेस एक एंटिटी के पास होती तो उसका एसेट की कितनी वैल्यू होती? 90,000 होती। 90,000 कैसे आई? आपने 1,00,000 रुपये लगाया था एसेट बनाने में, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गई तो कितना आ गया यहाँ पे? 90,000 आ जाता था। ठीक है जी, इतना पॉइंट तो अपने को समझ आता है। बट आपको आईसीए ने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको आईसीए क्या करता है, वो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कहता है ड्राफ्ट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ। देखो कायदे से तो इतना ही बनना चाहिए था। अब वो भाई साहब क्या करते हैं, वो लोग बैलेंसिंग फिगर में इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख लेते हैं। वो क्या करते हैं कि देखो अगर MA और VJ अगर एक नई एंटिटी बनाते तो उसमें 1,00,000 रुपये डालते, क्योंकि 1,00,000 की पार्किंग बनती तो इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ जाती? 1,00,000 आ जाती। फिर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाती, क्योंकि कोई इनकम तो आ नहीं रही है। तो यहाँ पे वो 10,000 रिजर्वेंट सरप्लस दिखा देता। हालांकि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भैया ये कैसे आया, ये कैसे हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे दिखा देना है इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर 90,000। अगर आपको ये समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल में 10,000 क्यों आ रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर कैपिटल में 1,00,000 क्यों आ रहा है और यहाँ पे 10,000 माइनस में क्यों आ रहा है, तो दैट्स ओके। नहीं समझ में आ रहा तो शेयर कैपिटल में सीधा 90,000 दिखा देना, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगी। किस क्वेश्चन में? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स के क्वेश्चन में। जब अगर आपको वो
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांग रहा है। देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो ये नहीं कह रहा एमए और ये जो जॉइंट वेंचर है इसकी बुक्स का कंसोलिडेशन करो। भैया जॉइंट वेंचर की तो बुक्स ही नहीं है, कंसोलिडेशन किसका होगा? या फिर अब वो कह रहा है एमए और विजय की बुक्स का कंसोलिडेशन करो। वो कहेगा भैया एक पार्किंग बनाने के लिए अपनी बुक्स को कंसोलिडेट करें। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब वो कह रहा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि भैया जो वो आपने एसेट बनाया है उसका कोई कंसोलिडेटेड सी ड्राफ्ट सी बैलेंस शीट बना के दिखा दो। तो वहां पे आपका एसेट 90,000 दिख जाएगा, 1 लाख का एसेट है, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गई और उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो 90,000 यहाँ दिखा देनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो एमए और विजय ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 1 लाख का पार्किंग बनी थी तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, 1 लाख की आ गई। 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा था, 1 लाख का टोटल कैपिटल आया था। फिर पूरे साल में इस पर 10,000 डेप्रिसिएशन लगी, P&L बना होगा, 10,000 की डेप्रिसिएशन होगी, कोई इनकम तो होगी नहीं, तो 10,000 का लॉस हो गया। जो 10,000 का लॉस हो गया वो कहाँ चला गया, रिजर्व एंड सरप्लस में, -10,000 करके लिख दिया तो बाहर कितना आ गया, 90,000। ओके हो गया। इसका भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, रिपीटेड है। यहाँ पे एक ना क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए ये किसका क्वेश्चन है, MTP Jan 26 का, जो मैं कह रहा हूँ वो आपको आया हुआ था। ठीक है जी, क्या कहता है वो, हरी लिमिटेड, ओम लिमिटेड एंड भक्ति लिमिटेड, कहता है ये तीनों ने डिसाइड किया टू कंस्ट्रक्ट अ पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। देखो अब तीनों ने क्या किया, एसेट को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो वहां पे क्या हो रखा था, उन्होंने एक परचेज करी थी लैंड और उन्होंने कहा था कि चलो ऑपरेशंस करते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक एसेट को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने लैंड ले ली थी, एक उन्होंने पाइपलाइन बना ली थी। ठीक है जी, यहाँ से हमको समझ में लग रहा है कि अच्छा वो ऑपरेशंस वाला था और ये एसेट वाला है, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट है। कहता इस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय देम, उन्होंने कुछ कुछ खर्चे किए। अब खर्चे तो होंगे ही भैया, एसेट क्रिएट करना है, पार्किंग बनानी है, खर्चे तो होंगे। बिल्डिंग 18 लाख की खर्च किया बिल्डिंग ली उन्होंने 18 लाख की, 5% वो डेप्रिशिएट करेंगे उसको। पाइपलाइन ली 90 लाख की, पाइपलाइन बनाई 90 लाख की जो 15% पे डेप्रिशिएट होगी। और कंप्यूटर या बाकी का इलेक्ट्रॉनिक ले लिया 4.5 लाख पे जो 40% पे डेप्रिशिएट होगा। और एक व्हीकल ले लिया जो 13-13.5 लाख का तो जो 20% पे डेप्रिशिएट होगा। अब ये जो सारे एसेट्स हैं इन्होंने सब क्रिएट किए हैं, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट है। बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, कंप्यूटर हो गया, पाइपलाइन हो गई। अब ये सारे एसेट इनके जॉइंटली कंट्रोल्ड हैं। अब ये सबके ही एसेट्स हैं, चाहे हरि हो, ओम हो, भक्ति हो, ये सबके एसेट्स हैं। अब सबका जितना जितना शेयर होगा वो अपने अपनी बुक्स में उतना उतना शेयर उसका दिखाएंगे। ठीक है, जितना जितना सबका शेयर होगा वो अपनी अपनी बुक्स में उतना दिखाएंगे और उतनी उतनी डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे। They decided to bear the total expenditure incurred on the maintenance of the pipeline that comes to 9 लाख per year। उन्होंने कहा देखो हर साल 9 लाख रुपए खर्चा आएगा पाइपलाइन को मेंटेन करने का और अपन सारे इक्वली बियर करेंगे ये खर्चा। मतलब 3 बंदे तो हर साल 3-3 लाख रुपए खर्च होगा, उनकी बुक्स में टू P&L आएगा 3 लाख रुपया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एक्सट्रैक्ट, क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट and the extract of statement of profit and loss and balance sheet for each venturer। मतलब हर वेंचरर के लिए अपन ने बैलेंस शीट बनानी है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एंड P&L बनाना है। जब मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे जॉइंट वेंचर का ड्राफ्ट टाइप का अपन ने बैलेंस शीट और P&L बनाना है। अगर मैं जॉइंट वेंचर एज होल की बात करूं तो क्या पूरे जॉइंट वेंचर के पास ये आपके पास ये एसेट्स हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में जो हमारे बैलेंस शीट बनाई थी एक ड्राफ्ट सी, उसमें क्या था कि पूरा एसेट आ रहा था 90,000 का जो कि आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रहा था। तो अपन जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है जी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मैं नोट्स टू अकाउंट्स लिख लेता हूँ मैंने क्या लिखा, बिल्डिंग 18 लाख की 5% डेप्रिसिएशन लगा दी, बिल्डिंग 18 लाख की 5% डेप्रिसिएशन लगा दी तो इतना आ गया। ठीक है जी, पाइपलाइन 90 लाख की थी, मैंने 15% की डेप्रिसिएशन लगा दी। पाइपलाइन 90 लाख की थी, 15% डेप्रिसिएशन लगा दी। पाइपलाइन 90 लाख की थी, 15% की डेप्रिसिएशन लगा दी। कंप्यूटर 4.5 लाख के थे, उस पर 40% की डेप्रिसिएशन लग गई। कंप्यूटर 4.5 लाख के थे, 40% की डेप्रिसिएशन लग गई। ठीक है जी, फिर बाकी व्हीकल जो 1350 की थी वो सारी यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग गई। तो क्या ये एक तरह से टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएशन हो गया? तो निकल के नेट एसेट्स कितने आ गए आपके,
1,07,10,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका। और फिर मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग फिगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख देना। ठीक है जी, इतना इतना सा हो गया। दिक्कत है कोई? नहीं, दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गई। अब मैं बना रहा हूँ हरी की बुक्स। हरी कौन था? आपका वेंचरर था। अब उसने क्या कहा है कि इसकी बुक्स में P&L और बैलेंस शीट बना के दिखा दो। अब मेरे को एक बात बताओ, हरी के लिए खर्चा क्या क्या है? एक तो हरी के लिए खर्चा है डेप्रिसिएशन का। सारी डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं है, सिर्फ 1/3 डेप्रिसिएशन का ही खर्चा है, क्योंकि भैया एसेट तीनों का है ना, तो तीनों की बुक्स में एसेट तो जाएगा और उसके साथ तीनों की डेप्रिसिएशन भी जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 90,000 लग रही है बिल्डिंग में, वो हरी की बुक्स में सिर्फ 30,000 लगेगी, 1/3 ही लगेगा। तो यहाँ पे और डेप्रिसिएशन तो है ही है खर्चा, प्लस एक खर्चा और भी है जो उसने कहा था कि भैया 9 लाख का खर्चा है हर साल का। 3-3 लाख रुपया हर एक इंसान बियर करेगा, इक्वली बियर करेगा। तो एक तो 3 लाख खर्चा वो हो गया, प्लस डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, यही खर्चा है तीनों का, यही खर्चा है। तो जब मैं P&L बनाऊंगा तीनों का, तो मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपा ने जब क्वेश्चन करने का तरीका देख लो। जब अपा ने यहाँ पे क्वेश्चन शुरू किया, पहले मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी और उसका नोट्स टू अकाउंट्स बना लिया। अब अगर मैं हर एक वेंचरर का P&L बैलेंस शीट तो बनानी है, अगर मैं हर वेंचरर का P&L बैलेंस शीट के साथ साथ उनका नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने लग जाऊंगा, तो भैया बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, पेपर में पूरा नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने कंसोलिडेटेड का तो पूरा बनाया, फिर मैंने क्या किया, हरी, ओम और भक्ति का मैंने नीचे एक वर्किंग नोट बना दिया। मैंने क्या कर दिया, हरि, ओम और भक्ति आर द इक्वल पार्टनर्स, हेंस डेप्रिसिएशन एंड एसेट्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। मैंने क्या किया, सारे एसेट्स का लिखिया, उनके हर एक के कितना कितना एसेट आ रहा है और कितनी कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, और उनका नेट एसेट कितना आ रहा है, टोटल नेट एसेट आफ्टर टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है हर एक का, और हर एक की इतनी इतनी डेप्रिसिएशन आ रही है, 6,30,000, 6,30,000 और 6,30,000। तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक की बुक्स में डेप्रिसिएशन तो डाल दी 6,30,000, 6,30,000 और 3 लाख का ये वाला खर्चा डाल दिया, जो 9 लाख का टोटल खर्चा था डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। मैंने इतना सा करके आपके क्वेश्चन को क्लोज कर दिया। तो अगर मैं P&L देखूं तो डेप्रिसिएशन आ गई 6,30,000, ये कैसे आई, ये यहाँ से आ गई 6,30,000 की, और 3 लाख की डेप्रिस और 3 लाख का जो खर्चा था वो यहाँ से उठ के आ गया। फिर अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो मैंने आपको क्या कहा है, नेट एसेट्स आपके इतने आ गए, ये मैंने कहाँ से उठा लिए, मैंने यहाँ से उठा लिए। तीनों का जो P&L और बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, तीनों की बैलेंस शीट और P&L बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। भैया जो सामने वाले को मिलेगा वही हमको मिलने वाला है। ठीक है जी, ओके हो गया यहाँ तक। ये वाला वर्किंग नोट बना लेना। यहाँ तक आपका क्या कंप्लीट हो जाता है जी, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है जी जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स वाला पॉइंट भी कंट्रोल हो जाता है। नाउ तो लास्ट पॉइंट आ जाता है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज। ये वो पॉइंट है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो अंदर ही अंदर कि सर कब कब बनेगी एंटिटी, कब बनेगी, मजा सा नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन की फीलिंग सी नहीं आ रही। लो अब आएगी फीलिंग, और फीलिंग ले लेना। ठीक है अब वो क्या कहता जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज की वो बात कर रहा है। कहता वेंचर क्रिएटर न्यू एंटिटी फॉर दियर जॉइंट वेंचर बिजनेस। लो आखिर वो दिन आ ही गया जहां पे न्यू एंटिटी क्रिएट हो रही थी। ऊपर भी कोई एंटिटी क्रिएट नहीं हुई, यहाँ पे भी नहीं क्रिएट हुई, सिर्फ यहाँ पे क्रिएट हो गई है न्यू एंटिटी। ठीक है जी। कहता ऑल द वेंचरर्स पूल दियर रिसोर्सेज अंडर अ न्यू बैनर एंड द एंटिटी हैव देयर ओन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड सेल। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कि नई एंटिटी बनाते हैं। अब वो करते हैं कि भैया जितने जिसके पास एसेट वैसेट्स हैं सारे जॉइंट वेंचर को दे दो, और वो जॉइंट वेंचर फिर उन एसेट्स लाइबिलिटीज से इनकम कमाएगा और वो इनकम का शेयर हमको मिल जाएगा। नॉर्मली जॉइंट वेंचर एक नई एंटिटी बनी तो एक उन्होंने सारे एसेट वैसेट वहां पे बना लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस का। कहता न्यू एंटिटी फॉर्म हो रही है तो मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे जॉइंट वेंचर के। ऊपर तक तो कोई न्यू एंटिटी बनी नहीं थी तो न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बन रहे थे। यहाँ पे आपकी जो एंटिटी बन रही है तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन रहे हैं, अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो कंसोलिडेशन की वारी भी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब कहता नाउ द वेंचरर विल क्रिएट 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वेंचरर है फॉर एग्जांपल ए और बी है, उन्होंने एक नई एंटिटी बनाई ए बी करके। ठीक है, ए का एक अलग बिजनेस तो चल ही रहा है और एक ए बी करके न्यू जॉइंट वेंचर भी आ गया। तो अब वो कहता जो वेंचरर ए है वो क्या क्या बनाएगा, एक तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा नॉर्मली, और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। AS 23 में जो आपकी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो कैसे बनती थी, एज पर AS 13 बनती थी, और
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती थी, एज पर AS 23 बनती थी एसोसिएट वाले में। यहाँ पे आपकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है एज पर AS 13 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है एज पर AS 27। यहाँ पे जो मेथड यूज होगा उसको बोल दिया जाता है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। ये मेथड कैसा है, बिल्कुल सेम मेथड है। पहले अपन ने AS 23 में कौन सा मेथड किया था, इक्विटी मेथड। ये वाला मेथड बिल्कुल सेम है जो आप AS 21 में करके आए, बट उतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, डरना नहीं है। तभी इसने कह दिया प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है उसके जैसी। अब कहते हैं वेंचर्स रिकॉर्ड दियर शेयर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन देयर बुक्स। ये अपन देखते हैं आगे। कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे अपन ने कैसे करनी है कंसोलिडेशन, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। जैसे अपन वहां पे करते थे कैलकुलेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेवी माइनस शेयर ऑफ नेट एसेट्स ओनली शेयर कैपिटल। अब देखो होता क्या है, मैं ए और बी दो जॉइंट यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एंटिटी ए है जी एंड एंटिटी बी है जी। अब ये लोग इकट्ठे आके इन्होंने क्या बना लिया अपना एंटिटी ए बी, ठीक है। अब ये लोग क्या हैं, दीज आर योर वेंचरर्स, और ये क्या है आपका जॉइंट वेंचर है। अब ये न्यू एंटिटी बनी है, ए ने इसमें लगाया है 1 लाख रुपया और बी ने भी लगाया है इसमें, फॉर एग्जांपल सपोज 1 लाख नहीं कहते आप, चलो यहाँ पे कह देते हैं 25,000 इसने लगाया, 75,000 इसने लगाया, और इनकी जो रेशो है वो क्या है 1:3 की रेशो है। ए और बी की रेशो क्या है 1:3। उन्होंने कहा कि अपन जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अपन 1:3 की रेशो में बांट लेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन एंटिटी फॉर्म हुई ए ने कितना पैसा लगाया 25,000, बी ने कितना लगाया 75,000, ए बी में ये पैसा लगा हुआ है। अब अपने को अब ए बी ने पूरा साल बिजनेस किया, चलो बड़ा बहुत अच्छा टाइम निकल गया, ईयर एंड हो गया। ईयर एंड में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ईयर एंड में सबसे पहले आपको निकालना होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है, एक ही मेथड है इसमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेवी। आपने कितना पैसा जेवी में लगाया है, ए और बी की बात कर लेते हैं। ए ने कितना पैसा लगाया है 75,000 और इसने कितना 25,000 और इसने कितना पैसा लगाया है 75,000 का पैसा लगाया है। अब शेयर ऑफ नेट एसेट्स क्या होगा जी। अब मैंने यहाँ पे अपन नॉर्मली जब पहले AS 21 में करते होते थे तो अपन अपना शेयर ऑफ नेट एसेट्स ले लेते थे कि पर्टिकुलर जो होल्डिंग का कितना शेयर है सब्सिडरी के नेट एसेट्स में। पहले 70%, 80%, 60 इतना हुआ करता था। मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है शेयर ऑफ नेट एसेट्स, बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली आपको क्या लेना है, ओनली शेयर कैपिटल लेनी है। क्यों लेनी है, अब ये एंटिटी है जी, ठीक है जी। अगर मैं ए की बात करूं तो 25,000 इसमें कैपिटल लगाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000 एंड 75,000 माइनस शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर A/B का कितना शेयर है 1:3, मतलब ये कितना शेयर हो गया 25% और 75% शेयर हो गया, यही शेयर हो गया इनका, ठीक है। 1:3 का मतलब यही हो गया कि 25% 75%। अब AB की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 1 लाख है, उसका 25% कितना हो गया ए के लिए 25,000। तो क्या मैं यहाँ पे 25,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ कितना लिख देता हूँ 75,000 लिख देता हूँ। तो इसकी शेयर कैपिटल, इसकी गुडविल या कैपिटल तो कितना आ गया, नील आ गया। अब यहाँ पे अब अपन क्या करते होते थे, अगर आप याद करो, जब अपन गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते होते तो अपन निकालते होते थे एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते होते थे, एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते थे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन आपने इस कंपनी में पैसा लगाया, क्या इसके पास कोई रिजर्व्स हैं, AB के पास कोई रिजर्व ही नहीं है। पहले दिन आपने भैया इसमें पैसा लगाया है तो इसके पास कुछ रिजर्व है नहीं, इसके पास सिर्फ शेयर कैपिटल ही है, 1 लाख की शेयर कैपिटल है, कोई रिजर्व तो है ही नहीं, कोई रिजर्व नहीं है ना भैया। आपने तो न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी बनाई है ना AB, इसके पास क्या रिजर्व होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कह दिया कि भैया इसके पास तो कुछ रिजर्व है भी नहीं। अगर आप लिखना चाहो तो टोटल शेयर कैपिटल की कितनी है 1 लाख है, प्लस रिजर्व भी करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 लाख
प्लस जीरो कितना आ गया 1 लाख ही आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया कि ओनली यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल लेनी है और आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व नीला आ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कराओगे 1 मिनट लगा के तो अच्छा, आपका हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में फर्स्ट डे ऑन द डेट ऑफ जिस दिन ज्वाइंट वेंचर फॉर्म हुआ है उस दिन रिजर्व तो जीरो ही है, शेयर कैपिटल उतना ही होगा। तो आपने भैया उतना ही शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा ना जितना आपका शेयर, अगर आपका 25% शेयर है तो आपने 25,000 का शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो उस हिसाब से गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, कहता है स्टार्ट दी बैलेंस शीट। फिर आप बैलेंस शीट बनाना शुरू करेंगे ज्वाइंट वेंचर एंटिटीज का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इग्नोर द शेयर कैपिटल ऑफ ज्वाइंट वेंचर। आप ज्वाइंट वेंचर की शेयर कैपिटल को तो कुछ देखेंगे ही नहीं। अब आप क्या बना रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, किस चीज के लिए, फॉर ईच वेंचरर हम बना क्या रहे हैं सर ये तो बता दो। वी आर मेकिंग अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ वेंचरर। यहाँ पे अगर ए बी ने, अगर एंटिटी ए और एंटिटी बी ने ए बी में पैसा लगाया है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैं बना रहा हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी। मैं ये बना रहा हूँ, मैं इसके स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। क्या स्टेप है, सबसे पहला कि भैया सबसे पहले आपने ये कर लेना है, फिर आपने करना है बैलेंस शीट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने इग्नोर कर देनी है शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट वेंचर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप AS21 करते होते थे तो वहाँ पे आप सब्सिडरी की शेयर कैपिटल को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते होते थे, आप देखते भी नहीं होते थे कि भैया सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है कितनी। तो सिमिलरली इधर भी आप जॉइंट वेंचर की जो भी शेयर कैपिटल होगी आप उसको इग्नोर कर देंगे। फिर आप ए का जितना शेयर है उसके जॉइंट वेंचर में उतना शेयर प्लस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एंड इग्नोर द इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। इसका क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी, इसका कौन सा क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता ए लिमिटेड एक हैज एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। ए लिमिटेड जॉइंट वेंचर में एंटर कर गया है विद बी लिमिटेड ऑन 1-to-1 बेसिस, मतलब दोनों ने इक्वली सब कुछ शेयर करना है। ए और बी जॉइंट वेंचर में आए, क्या बना, एंड फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड। उन्होंने सी लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी बना ली है। कहता है सी लिमिटेड वाज फॉर्म फॉर द सेम पर्पस एंड दस फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑल 3 कंपनी। ये ए की बैलेंस शीट है, ये बी की है और ये सी की है। सी क्या है, आपका जॉइंट वेंचर है, ये उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। कहता प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अंडर द प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। मतलब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, किसकी, ए और बी की बैलेंस शीट बनानी है। अब आप शुरू कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एज पर AS27 प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। आपको क्या करना है, बुक्स ऑफ ए बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं अगर ए की बैलेंस शीट देखूं, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर कितना है, 2.5 लाख है। ठीक है जी, शेयर कैपिटल ऑफ सी कितना है, 5 लाख है। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों का 50-50% है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की 2.5 लाख, 50% ऑफ 5 लाख, 2.5 लाख मैंने क्या कर दिया, नील कर दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी तो है, क्या हम इसका 50% नहीं करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप किस दिन को निकालते हो, डेट ऑफ एक्विजिशन को। तो जिस दिन आपने सी लिमिटेड को बनाया होगा या आपने इसको फॉर्म किया होगा, क्या उस दिन 12 लाख के रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, नहीं, उस दिन तो नई कंपनी होगी ना, क्योंकि न्यू कंपनी बनी है सी लिमिटेड। तो भैया उस दिन कोई रिजर्व एंड सरप्लस थोड़ी होगा, उस दिन तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही होगी। तो भैया हमको क्या करना है, 2.5 लाख रुपए इन्होंने लगाया किसमें, 5 लाख की सी की कैपिटल बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये शो करके दिखा देना है कि भैया आपकी ये बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है। फिर मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूँ ए की। अगर मैं बैलेंस शीट बनाते हैं चलो ए की, अब ए का सी में स्टेक कितना है, 50% स्टेक है। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, इग्नोर द शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट वेंचर। तो मैंने 5 लाख को इग्नोर कर दिया, सिर्फ गुडविल वगैरह निकालने के लिए यूज करा था, वो मैंने यूज कर लिया। अब मैं ये इसमें सब में ए का 50-50% शेयर है। अब मैं ए की बैलेंस शीट बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने ए की शेयर कैपिटल लिख ली, कितनी, 10 लाख की मैंने ए की शेयर कैपिटल लिख ली। ठीक है जी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस ए का कितना है, 18 लाख, और 50% मेरा स्टेक किसमें है, इसमें 12 लाख में है। तो 50% कितना हो गया इसका, 6 लाख। 18 लाख मेरा अपना था, 6 लाख मेरा इसमें स्टेक था, तो कितना हो गया टोटल, 24 लाख हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 24 लाख। अब इसको शो कैसे करना है, रिजर्व एंड सरप्लस
ए लिमिटेड का 18 लाख था, सी लिमिटेड में से कितना आ गया, 6 लाख आ गया। और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 12 लाख का 50%। ठीक है, 12 लाख का 50% कितना हो गया, बाहर रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ गया मेरा, 24 लाख आ गया। ठीक है जी, पहला हो गया। फिर लोन्स, मेरे लोन्स कितने हैं, 3 लाख, और इसमें भी मेरा स्टेक है 1 लाख का, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 4 लाख के लोन्स आ जाएंगे। 3 लाख का मेरा लोन है, 1 लाख का मेरा जॉइंट वेंचर का लोन का स्टेक आ गया मेरा। अब जितना जितना मेरा शेयर है भैया एज अ ए, जितना जितना मेरा शेयर है अपना जॉइंट वेंचर में, मैं उतना उतना शेयर रिकॉर्ड करता जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी। फिर करंट लाइबिलिटीज 4 लाख है, 1 लाख की यहाँ पे लाइबिलिटी है, तो कितनी होगी, 4.5 लाख की हो गई। फिर आगे मैं बढ़ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30,50,000 की है, और ये कितनी है, 19,50,000। अगर मैं इसका आधा करूंगा तो कितना होगा, 9,75,000। तो 30,50,000 प्लस 9,75,000 तो टोटल आ जाएगा बाहर। सिमिलरली मैं करंट एसेट्स का कर दूंगा, 2 लाख मेरे थे, 25,000 उसका आ गया, तो 2,25,000 आ गया। बैलेंस शीट मेरी तैयार हो गई। शेयर कैपिटल थी, ये था, ये था, ये था, ये था। ओके है जी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे मैं बी की बैलेंस शीट बना दूंगा, सेम सिमिलरली बैलेंस शीट बना दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रिजर्व एंड सरप्लस को उठा के ले लेता हूँ। बी के रिजर्व एंड सरप्लस कितने थे, 16 लाख थे, आधे मेरे इसमें से आ गए 6 लाख, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22 लाख हो गया। ओके हो गया जी, सी में सेम सही था बिल्कुल। ये दोनों की बैलेंस शीट्स बन गई हैं जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, वो कहता ए लिमिटेड अ यूके बेस्ड कंपनी एक एंटर करी है जॉइंट वेंचर में। ए लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर किया है किसके साथ, बी लिमिटेड के साथ, इंडिया में। ओके, कहता वेयर इन द बी लिमिटेड विल इंपोर्ट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए ऑन द अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड सेल देम इन इंडिया। अब ए लिमिटेड कहाँ है, यूके की कंपनी है, उसने बी लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है। उसने कहा देखो बी लिमिटेड वाले तुम इंडिया के ही हो, तुम एक काम करो, मैं इंडिया में गुड्स बेचना चाहता हूँ, अपन जॉइंट वेंचर करते हैं, तुम गुड्स मेरे से लेना, बेचना तुम इंडिया में। उसने कहा चलो ठीक है। कहता ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड agreed to share the expenses and revenue in the ratio of 5:4। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का एक्सपेंसेस एंड इनकम का रेशियो कितना है, 5:4 है। वेयर एज किसका किसका रेशियो है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू मतलब जो खर्चा होगा वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। वेयर एज द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ए और बी ने कहा भैया जो खर्चा और रेवेन्यू हो रहा है वो 5:4 में डिवाइड होगा, जो बाद में तुम्हारा प्रॉफिट बचेगा वो 1:1 में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है आप आगे ज्यादा समझ लेंगे। कहता ए लिमिटेड इन्वेस्टेड 49% ऑफ द टोटल कैपिटल बट हैज द इक्वल शेयर इन ऑल एसेट्स एंड इक्वली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज। देखो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में अगर मैं बात करूं, इनका शेयर कितना है, प्रॉफिट्स में इनका शेयर कितना है, 1:1 में बात कर रहा हूं A/B की। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जब भी लेके जानी है उसमें भी कितना शेयर है, इक्वली शेयर है। इक्वल शेयर है, कहते हैं भाई जो लाइबिलिटीज तेरी हैं वही लाइबिलिटीज मेरी हैं, जो एसेट्स तेरे हैं वही एसेट्स मेरे हैं। कहता फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर 1। पहला जॉइंट वेंचर पहला साल खत्म होगा, ये जॉइंट वेंचर का डिटेल आपको दे रखी है। सबसे पहली क्या डिटेल दे रखी है, कहता परचेजेज है जी, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, सेल्स दे रखी है, प्रॉपर्टी है, करंट एसेट्स है, लोन है, लाइबिलिटीज एंड ये, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको क्या कहा, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए दिया गया है, बोला गया है। कंसोलिडेटेड का मतलब अभी हम पढ़ के आए हैं कि भैया जो वेंचरर है, वेंचरर क्या करेगा, अपना शेयर निकालेगा जॉइंट वेंचर में से और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। क्या आपको इस क्वेश्चन में ए और बी का शेयर दिया गया, क्या इस क्वेश्चन में आपको कहीं ए और बी का शेयर तो दिया गया है, कि आपको इस क्वेश्चन में ए और बी की कोई बैलेंस शीट्स, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ दिया गया है जिससे कि आप उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सको, नहीं दिया। फिर कौन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो बात कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि भैया जॉइंट वेंचर एज अ होल
की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को बोल रहा है। आपको ए और बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है क्या जिससे आप कंसोलिडेटेड बना लोगे? नहीं। तो उसने क्या कहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब क्या कि जॉइंट वेंचर एज अ होल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन को बनानी पड़ेंगी। ठीक है जी। क्या करेंगे आप सबसे पहले P&L बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, P&L एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले आप P&L बनाएंगे। P&L में क्या करेंगे आप, P&L में क्या, सबसे पहले मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख सकता हूँ। हाँ, मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख सकता हूँ। कितना, 13,05,000। फिर मेरे को क्या लिखना है, परचेजेस लिखना है। मैंने क्या परचेज लिख सकता हूँ यहाँ पे, यस मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे को फॉर्मेट में बनाना है। रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस में परचेज हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो मेरे पास कितना ओपनिंग बैलेंस, क्या मेरे पास ओपनिंग क्या दे रखा है, क्या मेरे पास ओपनिंग स्टॉक वॉक दे रखा हुआ है, मेरे पास क्या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? कहाँ है ओपनिंग स्टॉक? परचेजेस है जी, सेल्स है जी। ओपनिंग स्टॉक आपको कहीं दे ही नहीं रखा, यहाँ पे आपको सिर्फ करंट एसेट्स दे रखे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक तो आपको दे नहीं रखा। तो अपने पास सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग तो ऑब्वियस सी बात है जीरो ही होगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर पहले साल में ही हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास जीरो होगा। तो माइनस कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो मेरा कितना आ जाएगा, माइनस 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे। मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में 1 लाख आ जाएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। मैंने परचेज लिख लिया, मैंने सेल लिख लिया, मेरा स्टॉक हो गया। फिर अदर एक्सपेंसेस में मैं अदर में डाल दूंगा, तो मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए, मेरे पास टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। नॉर्मल शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट बन जाएगा। फिर आगे जाके मैं बैलेंस शीट बना लूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैं जॉइंट वेंचर की बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी कैपिटल भी लिख लूंगा, 4,01,000। ठीक है। फिर जो मैंने प्रॉफिट कमाया था, क्या मैं वो प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाऊंगा? यस मैं ले जाऊंगा। फिर जो भी मेरे को करंट लाइबिलिटी बोरोइंग्स दे रखी है, ये सब दे रखा है, मैं सारा नॉर्मली बैलेंस शीट बना लूंगा। ये तो नॉर्मल बैलेंस शीट थी। अब मुद्दा कहाँ पे आएगा, सर ये तो नॉर्मल सी बैलेंस शीट थी, यहाँ पे जॉइंट वेंचर वाली तो फीलिंग ही नहीं आई। फीलिंग अब आएगी कहाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। देखो उसने क्या कहा था, उसने आपको कहा था कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू हो गए वो 5:4 की रेशियो में जाएंगे, और जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो 1:1 की रेशियो में जाएंगे। अब नोट्स टू अकाउंट्स में हमको क्या करना है, अब हमको वेंचरर वाइज बाइफरकेट करके दिखाना है कि भैया इसमें से कितनी स्केल किसकी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शुरू किया था, तो उसमें मैंने 5:4 लिखा था रेवेन्यू को। तो जो मेरा रेवेन्यू है, क्या मैं उसको 5:4 में बांट रहा हूँ? यस मैं बिल्कुल बांट रहा हूँ। मेरा कितना है, 13,05,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। क्या मेरा 7,25,000 आ गया? कैसे, 13,05,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। क्या ये मेरा इतना आ गया? अगर मैं 4 कर दूँ तो इतना आ जाएगा मेरा 4। ठीक है जी, इसीलिए उसने आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का भी बताया था और प्रॉफिट का भी बताया था। देखो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस ये सारे किस में चले गए हमारे, ये हमारे सारे कहाँ पे जा रहे हैं, 5:4 की रेशियो में जा रहे हैं। ठीक है जी। फिर अगर मैं आगे आ जाऊं तो देखो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस जो मेरा प्रॉफिट है, क्या वो इक्वली डिवाइड हो गया? यस वो मेरा इक्वली डिवाइड हो गया। फिर देखो मेरे एसेट्स, मेरी लाइबिलिटीज, क्या ये सारा कुछ मेरा इक्वली डिवाइड हो गया? बिल्कुल, क्योंकि उसने आपको क्या कहा था कि भैया मेरे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो भी इक्वली जा रहे हैं, जो मेरा प्रॉफिट है वो भी इक्वली जा रहा है, और जो मेरे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है वो 5:4 की रेशियो में जा रहे हैं। सर अब ये बताओ शेयर कैपिटल किस में जाएगी? शेयर कैपिटल तो ना एसेट है ना लाइबिलिटी है, ना इनकम है ना एक्सपेंस है। देखो शेयर कैपिटल में उसने क्या कहा था, कहता ए लिमिटेड इन्वेस्टेड 49% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो व्हाट इज योर टोटल कैपिटल? 4,01,000 का 41% अगर मैं कर दूं, कितना आ गया, 1,96,490। तो क्या मैंने ए लिमिटेड के सामने इतना ही लिख दिया और 51% मैंने इधर लिख दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये पूछ सकता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। ये क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये बाइफरकेशन अगर आपने सबसे पहले लिख ली तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ओके हो गया, आपका जॉइंट वेंचर ऑलमोस्ट खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक आपका हो गया खत्म। अब अपन एक आधी चीज और पढ़ लेते हैं। ये हो गया। अब हो गया, कहता है नेक्स्ट आगे
कहता अकाउंटिंग फॉर द जॉइंट वेंचर कैसे करनी है, कहता कंसोलिडेटेड प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेटेड मेथड से कर लेनी है। कहता वेंचर को अप्लाई क्या करेगा, स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS13 अप्लाई करेगा स्टैंड लोन में, और बाकी में क्या करेगा 27 में AS27 अप्लाई कर देगा। फिर उसने क्या कहा, कहता प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इज नॉट फॉलोड। अगर आपने किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है बट फिर भी आप प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड नहीं फॉलो करोगे, कब, जब इन्वेस्टमेंट इज टेम्परेरी एंड इट इज एक्वायर्ड विद द इंटेंट टू डिस्पोज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन न्यूर फ्यूचर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है फॉर टेम्परेरी, इट इज ओनली टेम्परेरी, आपने सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट को एक्वायर किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है वो टेम्परेरीली पर्पस के लिए अप्लाई करी, तो आपने कहा भैया टेम्परेरी है ना, मैं क्यों ही दिमाग लगाऊँ ना, इतना यार छोड़ो यार, क्या ही टेंशन है, तो फिर मैं उस पर AS27 नहीं लगाऊंगा। एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन जॉइंट वेंचर टू ट्रांसफर द फंड्स टू द वेंचरर। जब कोई रिस्ट्रिक्शन हो जॉइंट वेंचर में तो कह रहे हैं यार क्या ही का जॉइंट वेंचर, इतनी तो रिस्ट्रिक्शन है, छोड़ो AS27 नहीं लगा रहे, तो कहता उस टाइम पे आप अपना प्रोपोर्शनेट मेथड नहीं लगाओगे। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट टेम्परेरी पर्पस के लिए कर रखी है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है JV पे, तो आपने कहा यार क्या है का जॉइंट वेंचर, छोड़ो लगाना ही नहीं है AS27, ठीक है। अब वो क्या कहता अब अगर क्या हुआ, कहता अगर वेंचरर का शेयर इज मोर देन 50%, तो भैया AS21 लगाओगे ना। अगर एक का शेयर 51% है, दूसरे का 49% है, तो जॉइंट वेंचर थोड़ी हुआ, वो तो उसकी सब्सिडी बन गई, तो भैया आप AS21 लगा देना। कहता अगर 20 से 50% के बीच में है तो AS23 लगा देना। AS23 लगाने का क्या मतलब है, आपका ये बन गया एसोसिएट बन गया। अगर 20% से कम है तो AS13 लगा देना। कब, अपॉन डिस्पोजल की बात कर रहा है। डिस्पोजल का क्या मतलब है कि भैया शेयर वेयर बेचने के बाद की वो बात कर रहा है कि भैया अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी, ओके हो गया। MCQ के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर आ जाए तो MCQ में आ जाएगा, कर लेना भैया अच्छे से। कहता तो वहाँ पे आप गुडविल वगैरह रिकॉग्नाइज कर लेना। अगर ये सारा गुडविल या जॉइंट वेंचर का बताया, कैपिटल रिजर्व का बताया, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा नहीं, बट इन केस अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें बन जाए, तो इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया कि भैया बना के आ जाना, चाहे नील ही लिख देना पर बना के जरूर आ जाना, ठीक है जी। यहाँ तक आपका ओके हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक बात है लास्ट आपका टॉपिक है ये वाला। अगर इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ वेंचरर एंड अ जॉइंट वेंचर, वेंचरर कौन कौन होते हैं, फॉर एग्जांपल A और B, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसका 60% शेयर है, इसका 40% शेयर है, ठीक है जी, यही बात है। और ये AB एक जॉइंट वेंचर है। अब मेरे को एक बात बताओ, AB का कोई भी एसेट है, अगर AB का कोई भी एसेट है तो क्या वो 60% A को बिलोंग करेगा और 40% B को बिलोंग करेगा? यही लिखते आए हैं ना हम कि भैया जॉइंट वेंचर अगर अलग से अपनी बुक्स बना रहा है तो भैया जिसका जितना जितना शेयर है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा कंसोलिडेशन में, ऐसा ही हो रहा है। या फिर जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज में ऐसा ही होता था कि भैया सारा अपना अपना शेयर रिकॉर्ड कर लेते होते थे, ठीक है, सामने वाले को छोड़ देते होते थे। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही होता है भैया जॉइंट वेंचर का। जो अगर A का जॉइंट वेंचर में 60% स्टेक है और B का 40% स्टेक है, तो भैया जो चीज AB एज अ जॉइंट वेंचर की है उसका 60% A को बिलोंग करेगा और 40% B को बिलोंग करेगा। ऐसा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है, अपना अपना शेयर लेके जाते हैं। मिस्टर A ने 1000 रुपया जॉइंट वेंचर को दिया। क्या दिया? मिस्टर A ने जॉइंट वेंचर को 1000 रुपया दिया। क्लोजिंग खत्म हो गई, 1000 रुपया जो दिया था A ने वो अभी तक AB के अकाउंट में ही पड़ा है। मेरे को एक बात बताओ, जो 1000 रुपया A ने जॉइंट वेंचर को दिया था, जो 1000 रुपया A ने जॉइंट वेंचर को दिया था, क्या उसमें से 60% A को वापिस आ जाएगा एज अ शेयर? अब जो 1000 रुपया AB के पास पड़ा है वो 1000 रुपया AB का ही है, क्या इसमें से 60% 6000 रुपया A को आ जाएगा और 4000 रुपया B को आ जाएगा? कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कंसोलिडेशन करेंगे, सॉरी 600 इसको आ जाएगा और 400 इसको आ जाएगा। अगर A ने
1,000 रुपये ए बी को जॉइंट वेंचर को दिया और उसके पास 1,000 पड़ा भी है, इसका 60% शेयर है, इसका 40% है, तो क्या 60% ए के पास आ जाएगा, मतलब 600 रुपया ए के पास आ जाएगा और 40% बी के पास आ जाएगा 400 रुपया? क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। ए ने 1,000 रुपया दिया और 600 रुपया आ गया, नेट नेट ए से कितना गया? 400 गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए के पास से 400 रुपया चला गया? इसका मतलब कि ए के पास से कितना शेयर गया? जितना सामने वाले का शेयर था। ओ माय गॉड, मतलब ए ने 1,000 दिया, उसको 60,000, 60% वापस आ गया, मतलब 600 वापस आ गया। तो मोटा मोटी ए से कितने एसेट्स गए या कितना शेयर गया? सिर्फ 400 गया। 400 क्या था? वो बी का शेयर था। मतलब ए अगर जॉइंट वेंचर को कोई चीज दे रहा है तो इनडायरेक्टली उसके माइंड में क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, 1,000 लेना ले जा। अंदर ही अंदर उसका क्या चल रहा है? भैया 600 तो मेरा ही है, क्या ही टेंशन है। इसका मतलब जॉइंट वेंचर में जब एक वेंचरर जेवी को कोई भी चीज देता है तो नेट नेट उसके पास से क्या जाता है? सामने वाले का शेयर जाता है। नेट नेट उसके पास से क्या जा रहा है? सामने वाले का शेयर जा रहा है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, when a venture is a JCO या JSA, the transaction between a venturer and JV, then the venturer will recognize the share of gain or loss of the other venture। मैंने जितना हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही देखना है। अगर वेंचरर और जेवी में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वेंचरर सिर्फ उतना ही रिकॉग्नाइज करेगा जितना सामने वाले का शेयर है। इसका मतलब यहां पे इस केस में मिस्टर ए को कितना दुख दर्द हो रहा है? सिर्फ 400 का, क्योंकि 600 तो मुड़ के आ गया और 400 क्या था? सामने वाले का शेयर था। क्या था शेयर? सामने वाले का शेयर था। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो आपको आ सकता है, या तो आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है या एमसीक्यू बन के आ सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि आपके बुक में एक एग्जांपल है ये वाला ये देखो, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले कि आप एग्जांपल पे जाएं। एक चीज लिख लो यहाँ पे when a venturer then he will record the share, then he will record the credit only other venturers share। कहने का क्या मतलब है कि भाई जब एक वेंचरर एसेट देता है जेवी को, देन ही विल रिकॉर्ड द क्रेडिट टू द एसेट। मतलब जैसे कि ए ने ए बी को कितना दिया था? 1,000 ही दिया था भाई साहब। अब अगर नॉर्मली अगर ए किसी को 1,000 देता, अगर नॉर्मली जेवी छोड़ दो, अगर नॉर्मली ए किसी को 1,000 देता तो वो क्या करता? 1,000 कर देता। अगर फॉर एग्जांपल वो सी को 1,000 देता, सी का कोई लेना देना नहीं, वो सी को 1,000 देता तो क्या कर देता? सी टू बैंक 1,000 कर देता नॉर्मली अगर वो देता। बट अब उसने क्या दिया है? जेवी को दिया है टू बैंक। क्या वो यहाँ 1,000 लिखेगा? क्या उसको अंदर ही अंदर पता है कि भैया 1,000 तो नहीं गया, मेरा कितना गया है? सिर्फ और सिर्फ 400। वो भी कौन सा? जो सामने वाले का शेयर था, सिर्फ वो गया है। मेरा शेयर तो मेरे पास आ ही जाएगा। तो वो यही कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि भैया अगर एक वेंचरर जेवी को एसेट दे रहा है, देन ही विल रिकॉर्ड द क्रेडिट टू द एसेट। आपने एसेट को कितना क्रेडिट किया? ओनली बाय द अमाउंट ऑफ अदर वेंचरर्स शेयर।
कितना, अदर वेंचरल शेयर, और ये एंट्री किससे होगी आपकी, बुक वैल्यू से होगी। ये एंट्री आपकी किससे होगी, बुक वैल्यू से होगी। दोबारा से अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं इसको, व्हेन द वेंचर्स गिव द एसेट टू द जेवी, then he will record the credit to the asset only by the book value of amount of venturers share। ठीक है जी, यहां पे और क्लियर हो गया कि भैया कितने वैल्यू से करना है, ओनली बुक वैल्यू से करना है। ठीक है जी, यहां तक ओके हो रही है बात। अब ठीक, अब जैसे ए ने बी को, अब जैसे ए का शेयर किसको चला गया, 400 बी को चला गया, तो भैया ऐसा हो भी तो सकता है ना कि अगर मैंने कोई एसेट जेवी को कंट्रीब्यूट किया तो वो अदर वेंचरर को चला जाएगा। अब अगर अदर वेंचरर ने, अगर फॉर एग्जांपल इस जेवी में, अगर इस जेवी में बी ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर बी ने इस वेंचर में लेट से 500 कंट्रीब्यूट करा, कितना कंट्रीब्यूट किया है, 500 कंट्रीब्यूट किया है, तो इस 500 में से क्या 300 मिस्टर ए को मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, क्या इसमें से 300 मिस्टर ए को भी मिल जाएगा और 200 वापस बी को मिल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखवाना चाहता हूं कि व्हेन, यहां पर तो था जब मैंने कंट्रीब्यूट किया, अब मैं कह रहा हूं व्हेन other venturer gives asset to JV, then we will record such asset up to the amount of fair value, important क्या है, fair value of आर्स शेयर। इसको लिख लो, फिर चलते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका, क्वेश्चन के बाद इट विल बी वेरी मच क्लियर। यहाँ पे क्या है, बुक वैल्यू है, क्योंकि हाँ यहाँ पे बुक वैल्यू है, यहाँ पे फेयर वैल्यू, यहाँ पे लिखो सबसे पहले, इतना हो गया जी। चलो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं एसेट दे रहा था जॉइंट वेंचर को, मैं क्या कर रहा था, मैं एसेट दे रहा था। जब मेरी बुक्स में से एसेट जाएगा तो किस पे जाएगा, बुक वैल्यू पे जाएगा। जब सामने से एसेट आएगा तो किस पे आएगा, फेयर वैल्यू पे आएगा। इतनी चीज याद रह सकती है, जब मेरी बुक से एसेट जाएगा तो किस पे जाएगा, बुक वैल्यू पे। जब सामने से एसेट आएगा तो किस पे आएगा, फेयर वैल्यू पे आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 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 कहाँ गया, ये रहा जी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है जी, ए एंड बी ट्रांजैक्शन बिटवीन जेवी एंड वेंचरर का क्वेश्चन है जी। ए एंड बी इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट व्हीकल दैट इज एंटिटी जे। ए एंड बी ने क्या किया है, जे एंटिटी बनाई है, wherein the each operator has a 50% ownership interest and 50% of output, मतलब उन लोग का 50% इंटरेस्ट है उसमें। On the formation of joint venture, A contributed a property with the fair value of 110 crore and agreed to continue its experience, and B contributed a equipment with the fair value of 120, the carrying value is 180। इस 110 की बुक वैल्यू कितनी है, 100 है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 80 है। दोनों का 50-50% शेयर है। कितना कितना शेयर है, 50-50% शेयर है। सब कुछ छोड़ के ए की बात करते हैं। ए की बुक्स से कितनी प्रॉपर्टी जा, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक एंट्री डालनी है, कंसोलिडेटेड एंट्री डालनी है ए के लिए। देखो ए के लिए दो इवेंट हो रहे हैं, एक उसका एसेट जा रहा है और एक सामने से एक एसेट आ रहा है। उसका एसेट कौन सा जा रहा है, जिसकी फेयर वैल्यू 110 थी, सामने से एक एसेट आ भी रहा है जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 120 है। तो दोनों चीजें हो रही हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मिस्टर ए से एक एसेट जा रहा है, उसकी बुक से एक एसेट जा रहा है। अगर मैं अभी सिर्फ मिस्टर ए और बी है, मिस्टर ए की बुक्स में
एक एसेट पड़ा है जिसकी बुक वैल्यू है 100 और फेयर वैल्यू है 110। 50-50 पार्टनरशिप है जी। मिस्टर ए की बुक्स से ये एसेट जा रहा है। मिस्टर ए को कितना दुख लग रहा है? मिस्टर ए को पता है यार सिर्फ 50% का ही दुख है, कोई इतनी टेंशन वाली बात है नहीं, 50% तो अभी भी अपना ही है। तो क्या मिस्टर ए जब टू एसेट करेंगे, क्योंकि उनकी बुक से जा रहा है ना भैया, एट द एंड तो देखो जॉइंट वेंचर को जा रहा है, तो कितना एसेट जा रहा है? सिर्फ 50% एसेट जा रहा है जो सामने वाले का शेयर था। अब इस क्वेश्चन में क्या गलत बात है? दोनों का 50-50% शेयर है। 60-40 का एग्जांपल मैंने आगे लिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ 50% का एसेट जा रहा है। मतलब जब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एसेट जाएगा तो आप किस पे रिकॉर्ड करने वाले हैं? जब भी आपका एसेट जाने वाला है, व्हेन द वेंचरर गिव द एसेट, तो आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे हो? बुक वैल्यू पे। तो कितना एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? 50 का एसेट मेरा चला गया क्योंकि मेरे को बुक वैल्यू देखनी थी, और एक एसेट मेरे को आ भी तो रहा है। कौन सा एसेट आ रहा है मेरे को? जिसकी फेयर वैल्यू 120 है। मेरे को बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जो एसेट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 60। 120 है, मेरा हिस्सा कितना है उसमें? 60। ठीक है, डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? टू गेन 10। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पास एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 80 है और उसकी फेयर वैल्यू 120 डली है। मिस्टर बी से भी एक एसेट जा रहा है। मिस्टर बी को कितना दुख लग रहा है? सिर्फ 40 का। वो कह रहा है ठीक है यार 40 की बुक वैल्यू का एसेट जा रहा है, बात खत्म हो गई। एक एसेट आ भी तो रहा है जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 110। 110 का आधा तो मेरा हो गया 55। डिफरेंस कहाँ चला गया? टू गेन 15। ठीक है जी, एक एग्जांपल मैंने बनाया है। एग्जांपल क्या है? ए और बी 6:4 की रेशो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए और बी किस में कर रहे हैं? 6:4 में। ए ने एक एसेट कंट्रीब्यूट किया जिसकी फेयर वैल्यू है 150 और बुक वैल्यू कितनी है? 120। ए को कितना दुख लग रहा है? ए को दुख बुक वैल्यू पे लगेगा। वो कहेगा यार 120 की मेरी बुक वैल्यू थी, उसमें से कितना एसेट चला गया? सिर्फ इतने शेयर का एसेट चला गया, क्योंकि सामने वाले का शेयर रिकॉर्ड करते हैं अपन। 120 का 4/10 कितना हो गया? 120 इंटू 4/10 कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ उसकी बुक में से कितना एसेट गया है? 48 का एसेट चला गया। कितना एसेट चला गया? 48 का। कितना एसेट मिस्टर ए को मिला है? मिस्टर ए की बुक्स बना रहा हूं। बी ने भी एक एसेट कंट्रीब्यूट किया है जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 200। 200 में से 60% तो मेरा हुआ, तो एक एसेट कितना आया? 120। तो मेरा गेन कितना हो गया? 72। मैंने यहाँ लिखा भी है एसेट गिवन अप बीज शेयर, और यहाँ पे कितना आ गया आपका डिफरेंस। मैं अगर बी की बुक्स देखूं, बी को कितना दुख लग रहा है? बी को दुख लग रहा है सिर्फ बुक वैल्यू पे, वो भी कितना? सामने वाले के शेयर का। तो 180 का 6/10 कितना हो गया? 108। तो भैया एसेट मैंने टू एसेट कितना लिख दिया? 108। और सामने वाले से आ क्या रहा है? फेयर वैल्यू आ रही है 150 का 4/10, क्योंकि ये तो मेरे को मेरा शेयर मिल रहा है। तो मैंने कितना लिख दिया? ऊपर 60 लिख दिया, और डिफरेंस कहाँ चला गया? लॉस 48। अब आप कहोगे सर यहाँ गेन है फिर 72 का और यहाँ लॉस हो गया 48 का, कोई रिलेशन थोड़ी है भैया। उसका 6 है, उसका 4 है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी जो आपने पहला क्वेश्चन भी किया है उसमें भी तो गेन और गेन डिफरेंट है, एक में गेन है एक में लॉस है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके हो गई है जी बात। आपका जॉइंट वेंचर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से करना। कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एडवांस अकाउंट्स और एफएम के रिलेटेड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।